तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो की डिटेलिंग समझने के लिए कल की वीडियो को पहले जाकर चेकआउट कर लें ताकि आप इस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चले अब बिना किसी देरी के अपनी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जिसे NGC 9760 स्टार सिस्टम कहते हैं और उस स्टार सिस्टम में मौजूद ब्लड लुओ प्लेनेट एक मिस्ट्री है। इसीलिए लुओ फैंग को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के थ्रू वहां पर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स का सीक्रेट जानने के लिए भेजा जा रहा है। कहा जाता है कि ये ब्लड लुओ क्रिस्टल्स वहां पर हो रही एंडलेस वॉर्स, ब्रूटल और इंसेन किलिंग्स की वजह से फॉर्म में आए और मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो उस प्लेनेट पर जाकर जिंदा वापस आया हो। यहाँ पर कोई तब ही जाना चाहेगा अगर वो अपनी मौत को दावत देना चाहता हो। तो क्या हमारा हीरो वहाँ के सीक्रेट्स को जान पाएगा और वहाँ से जिंदा निकल पाएगा? चलें इस वीडियो में देखते हैं। अब वॉइस ओवर खत्म होता और हमें NGC 9760 स्टार सिस्टम का व्यू दिखाया जाता है और साथ ही साथ बताया जाता है कि अभी वक्त है ईयर 2174 का। बुबाता और लुओ फैंग अपने स्पेसशिप के अंदर फ्लाई करते हुए इसी स्टार सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि बुबाता इस स्टार सिस्टम को देखकर काफी एक्साइटेड लग रही होती है, पर फैंग कुछ खास एक्साइटेड नहीं था बल्कि वो सोच में होता है, जो देखते हुए बुबाता भी उसके पीछे जाती है। उसे इस तरह से देखकर बुबाता की एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई थी और यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि लुओ फैंग के पास अभी जो स्पेसशिप है वो उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने दिया है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस स्पेसशिप की स्पीड और डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक इमोर्टल लेवल का बंदा भी इसे नहीं ब्रेक कर सकता और ना ही चेस करके पकड़ सकता है। इसी के साथ अब लुओ फैंग एक पोर्टल के अंदर से होता हुआ ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में आ जाता है, जहां पर वो उस प्लेनेट के अंदर जाने के लिए रेडी होते हुए हमें बताता है। ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट ये एक ऐसा पावरफुल वर्ल्ड है जो प्राइमल स्पेस के अर्ली डेज में पैदा हुआ। कहा जाता है कि इसकी हिस्ट्री ह्यूमन क्लैंस की सबसे ओल्डेस्ट कॉस्मिक एम्पायर से भी ज्यादा है और ये जगह और यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से पावर पर रिलाई करते हैं। हर वक्त यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में इनके वॉरियर्स हर रोज मरते हैं और इनके लीडर्स भी हर साल चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का ये कल्टीवेशन क्वेस्ट क्लासिफाइड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पर मरने के चांसेस 77.2% है। ये कहते हुए लुओ फैंग रेडी होकर इस ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट की तरफ जंप लगा देता है और बड़ी तेजी के साथ उस प्लेनेट के ऊपर जाने लगता है और जाते हुए उस प्लेनेट को देखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस जगह पर किस तरह की पावर्स हैं। सीन कट होता और हमें दूर से लुओ फैंग बड़ी तेजी के साथ इस प्लेनेट के ऊपर आता हुआ दिखाया जाता है, जो बिल्कुल एक मीटियोराइट की तरह आ रहा होता है और फिर एक हीरोइक एंट्री के साथ हमारा हीरो ब्लड लुओ प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाता है। अब इसके बाद लुओ फैंग अपने आसपास के एरिया का मुआयना करने लगता है कि तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और साथ ही साथ बहुत अजीब सी स्मेल आती है। इसलिए वो अपना आर्मर वेयर करते हुए हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसे एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से कोई बाहर आता हुआ नजर आता है, जिसे देखते हुए फैंग कहता है, ह्यूमन। और जब हमें नजदीक से उसे दिखाया जाता है तो वो कोई ह्यूमन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बीस्ट है जिसे हम मेड्यूसा के नाम से जानते हैं। ये तो एक वाइल्ड बीस्ट है जो ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का नेटिव क्रिएचर है। ये कहते हुए फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए रेडी हो चुका था। वो बीस्ट बहुत ही तेजी के साथ अपनी टेल से फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फैंग ने उसे ब्लॉक तो कर लिया था, पर उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत तेजी के साथ पीछे धकेल दिया जाता है। अब इससे पहले कि वो खुद को संभालते हुए फाइट के लिए रेडी हो पाता या उसके अगले हमले के लिए तैयार रहता, वो मेड्यूसा बड़ी तेजी के साथ अपनी टेल से फैंग को जकड़ लेती है, जिस वजह से फैंग मूव नहीं कर पाता। और आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये सीन कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका था, मानो कि जैसे फैंग हिल भी नहीं पा रहा। मेड्यूसा जोर जोर से फैंग के ऊपर रोर करते हुए उसे निकल जाती है और अभी उसे खाने के बाद वो खुश हो ही रही होती है कि तभी उसके अंदर से हमें फैंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के कई सारे स्लैशेस बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। बिजली की तेजी के साथ फैंग उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता हुआ उसके अंदर से बाहर निकल आता है। इसकी वजह से फैंग के ऊपर उसके ब्लड की बारिश होने लगी थी और साथ ही साथ लुओ फैंग कहता है, फॉर्चुनेटली बुबाता के दिए हुए सूट की वजह से मैं यहाँ पर जितने भी बैटल्स करूंगा मेरे सूट के ऊपर उसका जरा भी इफेक्ट नहीं होगा और फौरन क्लीन हो जाएगा। ये बताते साथ साथ हम देखते हैं कि वाकई ही फैंग के आर्मर के ऊपर जितना भी ब्लड लगा था वो सारा का सारा साफ हो जाता है। वहीं बुबाता अपनी विजुअल स्पेस में बैठे हुए फैंग को बताती है, तुम्हें बिल्कुल यहाँ के ब्लड लुओ वॉरियर्स की तरह ही एक्ट करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। समझ गए ना? अगर उन्होंने पता लगा लिया कि तुम दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हो तो वो तुम्हें एलियन समझेंगे और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बुबाता की बात सुनने के बाद फैंग अपने रिस्ट डिवाइस पर अपने कल्टीवेशन क्वेस्ट को देखता है
कि उसे कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, जिसे देखते हुए अपने मन में कहता है 100,000 पॉइंट्स वाला टास्क कंप्लीट करना तो बहुत हार्ड होने वाला है। चलो पहले ब्लड लुआ क्रिस्टल को हासिल करके 10,000 पॉइंट्स अर्न करते हैं। अब मुझे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल करना है। उसके ये कहते साथ ही सीन कट होता है, हमें दूसरी तरफ एक वॉरियर्स की टीम दिखाई जाती है और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। इस पूरी टीम में हमें एक पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नेम है नाकी, और इसका भी हमारी इस पूरी मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है जो हमें आगे मालूम होगा। नाकी ने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को मार डालता है। इससे वो काफी खुश हो रहा होता है तो उसके सीनियर भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी उनकी टीम के कुछ मेंबर उन्हें इशारा करते हुए बताते हैं कि वहां पर कुछ है। नाकिन और उनके सीनियर जल्दी से जाकर देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या है। तो हमें पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट लुबोफैंग की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए नाकी के सीनियर कहते हैं ये तो एक स्काई लेवल मंगरू है। ये जंगमैन वहां पर उसकी टेरिटरी में क्या कर रहा है और ये कम्प्लीटली ऑफ गार्ड खड़ा हुआ है। इन सीनियर का नेम है ली। नाकी उन्हें कहता है अंकल ली, हमें जल्दी से उस लड़के को बचाना होगा वरना वो मारा जाएगा। आप उस मंगरू को मुझ पर छोड़ दें। ये कहते हुए वो अपने बो एरो के साथ रेडी हो जाता है और अपने बो एरो के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर शूट कर देता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी फैंग के ऊपर पीछे से हमला करते हुए उसे मारने ही वाला था कि तभी नाकी का एरो उस मॉन्स्टर के फेस पर हिट करते हुए उसे दूर पटक देता है। इस एरो की वजह से वो काफी हद तक इंजर्ड हो चुका था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और गुस्से में रोर करते हुए फैंग के ऊपर दोबारा से हमले करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी नाकी के टीम के वॉरियर्स तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को वहीं पर जान से मार डालते हैं। और फैंग तो बस यहाँ खड़ा हुआ देखता रहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इस मॉन्स्टर का किस्सा खत्म हो जाने के बाद नाकी आगे बढ़ते हुए लुओ फैंग के पास आकर कहता है ये इस मंगरू मॉन्स्टर की टेरिटरी है, अगर मैं तुम्हें अपने एरो से नहीं बचाता तो अब तक तो तुम मारे गए होते। उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कुछ बोलता हुआ देखकर लुओ फैंग तो उसे देखता जा रहा था, जबकि वो बात फैंग को बताती है वो सिर्फ एक प्राइमरी स्टार लेवल का बीस्ट था, तुम उसे एक सेकंड में किल कर सकते थे और ये लड़का समझ रहा है कि तुम वीक हो जो खुद को भी नहीं बचा सकता। वहीं हम देखते हैं कि वाकई ही नाकी लुओ फैंग की जान को बचाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इस पर उसकी पूरी टीम भी उसे अप्रिशिएट करती है। तो वह लुओ फैंग के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है मेरा नाम नाकी है, तुम्हारा क्या है। इस पर फैंग भी कहता है आई एम फैंग। तभी नाकी लुओ फैंग के आर्मर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उसके नजदीक आते हुए कहता है तुम्हारा आर्मर काफी अलग है। फैंग के आर्मर को देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका था और वो अपने हाथ के साथ फैंग के आर्मर को टैप करके भी देखता है। अच्छी तरह से चेक करने पर वो कहता है तुम्हारा आर्मर हमसे काफी अलग है, क्या तुम बहुत दूर से आए हो। इस पर फैंग कहता है कुछ ऐसा ही। तो अब नाकी फैंग से कहता है ब्रदर फैंग, आप अकेले यहाँ पर सेफ नहीं हैं, तो क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लें। अपने यंग मास्टर नाकी की ये बातें उनके टीम मेंबर्स दूर से सुन पा रहे थे, इसीलिए वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं ये भी ना राह चलते को अपनी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं। वही नाकी खुश होते हुए फैंग से कहता है हम लोग यांग यांग सिटी में वापस जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे। अब क्योंकि फैंग यहाँ की सिटीज के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो बात लुओ फैंग को बताती है यांग यांग सिटी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर की जगह का हार्ट है और ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट है। शायद हमें वहाँ पर ब्लड लुआ क्रिस्टल्स के बारे में जल्दी ही कोई क्लू मिल जाए, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। बताया कि इस बात पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने नाकी की टीम को ज्वाइन कर लिया था और अब वो उनके साथ ही यांग यांग सिटी जाने लगता है। वो सभी लोग अब यांग यांग सिटी की तरफ वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रास्ते में यंग मास्टर नाकी के कुछ टीम मेंबर्स जो कि ग्रुप के लास्ट में चल रहे हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यंग मास्टर नाकी बहुत काइंड हार्टेड है, उन्होंने मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं इस लड़के की जरा भी परवाह नहीं करता। वो सभी लोग चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अंकल ली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वो अपने पूरे ग्रुप को एक जगह पर रोक लेते हैं। तो इसीलिए उनकी टीम के कुछ मेंबर्स आगे बढ़ते हुए आसमान में जाकर चेक करने लगते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और उन्हें दिखाई देता है कि एक वेव की फॉर्म में बहुत सारे बीस्ट इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। नाकी का टीम मेंबर उन्हें देखकर डर जाता है और जल्दी से पीछे आने लगता है कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उसको वहीं से जान से मारकर उसे खा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पूरी बीस्ट वेव के साथ काफी सारे वॉरियर्स थे और ये सारे के सारे उन्हीं के टेम्ड बीस्ट होते हैं जिन्होंने नाकी की सारी टीम को चारों तरफ से घेर लिया था, इवन आसमान में से भी। इन सभी लोगों को देखकर नाकी और उसकी पूरी टीम थर थर कांपने लगती है, मानो कि जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। नाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अंकल ली को भी इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उस दूसरी टीम का एक बंदा नाकी से कहता है ये तो नाकी है। इस पर नाकी उसे शौक होते हुए देखते हुए कहता है यू फैंग। वो यू फैंग अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ नाकी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे टाउन के बाहर मिलूंगा, पर तुम्हें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर तुम मुझे बाहर मिलोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें याद तो है ना 6 मंथ पहले तुमने मुझे कैसे डिसअपॉइंट किया था।
अंकल ली आगे बढ़ते हुए नाकी को प्रोटेक्ट करते हुए यू फेंग से कहते हैं, हमारी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं, प्लीज यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करो। ये कहते हुए वो उसे ग्रीट भी करते हैं। फेंग बस पीछे शांत खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वहीं यू फेंग कहता है, अंकल ली आपको हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। उसकी ये बात सुनकर अंकल ली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि तभी यू फेंग का ब्रदर अंकल ली के ऊपर जानलेवा अटैक करता है, जिसे अंकल ली ने अपने वेपन को सामने करते हुए ब्लॉक तो कर लिया था, पर उस बंदे का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अंकल ली अपने घुटनों पर आ चुके थे और उनके आसपास की सारी जमीन इसके इम्पैक्ट से शैटर हो जाती है। और जब वो बंदा अपने अटैक के प्रेशर को और बढ़ाता है तो अंकल ली के मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर नाकी भी अपने पावरफुल एरो अटैक को रेडी करते हुए कहता है, अंकल ली को छोड़ दो। वहीं नाकी के टीम मेंबर्स लुओ फेंग को प्रोटेक्ट करते हुए आपस में कहते हैं, ये यू जानता है जो यू फैमिली के वन ऑफ द 3 बेस्ट वॉरियर्स में से एक है और ये अल्टीमेट स्काई लेवल पर है। उन दोनों वॉरियर्स की बातें सुनकर लुओ फेंग कहता है, अल्टीमेट स्काई लेवल। इस पर वो बात लुओ फेंग को बताने लगती है कि ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के पावर एवोल्यूशंस कैसे काम करते हैं। वह एक बड़ी सी स्क्रीन लुओ फेंग के सामने लाते हुए उसे बताती है, सबसे पहला है स्काई, दूसरा स्टार, तीसरा वर्ल्ड, चौथा रियल्म लॉर्ड और पांचवा अल्टीमेट स्काई, जिसके बाद आता है हेवन, यूनिवर्स, इमोर्टल गॉड और इमोर्टल। अब ये जानकर लुओ फेंग को समझ आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यू फेंग नाकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं नाकी के तो पसीने छूट रहे थे और उसका हाथ भी कांप रहा होता है, जिसकी वजह से गलती से उसके हाथ से उसका एरो रिलीज हो गया था। पर यू फेंग तो बड़ी आसानी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके एरो को ब्लॉक करके उसे जमीन पर फेंक देता है और फिर वो नाकी के काफी ज्यादा करीब जाने लगता है तो नाकी दोबारा से अपने एरो को क्रिएट करते हुए पीछे हटने लगा था। ये सारा नजारा लुओ फेंग भी देख रहा होता है। तभी यू फेंग जो कि नाकी के काफी ज्यादा करीब है वो अंकल ली से कहता है, आप तो इनकी टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ना। बेसिकली वो नाकी को ताना मार रहा था कि देखो तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी कैसे घुटनों पर है और अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो अब यू फेंग नाकी को बिना कुछ कहे उस पर स्माइल करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और जाते हुए अपनी टीम से कहता है, इस नाकी को पकड़ लो और बाकी सभी को जान से मार डालो, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मुझे इसे अच्छे से तड़पाना है। ये कहते हुए यू फेंग अपने बीस्ट के ऊपर बैठ गया था, जबकि उसकी ये बातें सुनकर नाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं उसका ब्रदर येंता ईविल स्माइल करने लगता है और फिर उनकी टीम के सभी बीस्ट जोर जोर के साथ रोर करते हुए नाकी की टीम को मारने के लिए तेजी के साथ आगे आने लगते हैं और जितने भी वॉरियर्स थे वो भी आसमान की तरफ से इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब लुओ फेंग को भी समझ आ चुका था कि ये सभी लोग इन्हें नहीं छोड़ने वाले, इसलिए फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की सोल्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि होता है सोल चोक अटैक। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 1 सेकंड में ही इनके सभी के सभी बीस्ट और सभी के सभी वॉरियर्स की सोल्स को हिला के रख देता है। फेंग के इस अटैक की वजह से यू फेंग की टीम के सारे वॉरियर्स ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि जो यू फेंग और येंता है उनको भी फेंग के इस अटैक का इतना बड़ा झटका लगता है कि उनके नाक से खून आने लगा था, जो देखकर वो दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि नाकी और उसकी टीम को तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब फेंग का अटैक रिलीज हुआ था तो इनके जितने भी वॉरियर्स और जितने भी बीस्ट इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे वो सारे के सारे यू जमीन पर गिर गए थे, मानो कि जैसे वो अधमरे हो गए हों। यू फेंग और येंता भी पीछे की तरफ हटते हुए आसपास देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, और इनकी ये टीम और इनके बीस्ट इतनी बुरी तरह से डर चुके थे कि बेचारे गिरते पड़ते वहां से भागने लगते हैं। ना कि अंकल ली और उसकी टीम को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हो गया, और ना कि वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, वो सभी ऐसे ही चले गए, ये क्या हुआ, जरूर किसी हीरो ने हमारी मदद की है। इस पर अंकल ली और उनकी टीम के वॉरियर्स हैरान होते हुए कहते हैं, हीरो? तभी नाकी की टीम का एक मेंबर अपने यंग मास्टर से कहता है, हम सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हमारी टीम में सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये कहते हुए वो लुओ फेंग को अपने सामने ले आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसने तो उस मॉन्स्टर मंगरू के अटैक के सामने भी रिएक्ट नहीं किया था, ये जरूर डर गया होगा, ये हमें कैसे बचा सकता है। इस पर नाकी आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग से कहता है, ब्रदर फेंग, क्या आपने हमें बचाया है? इस पर फेंग नाम में अपना सर हिलाते हुए मना कर देता है। इस पर वो वॉरियर कहता है, मैं जानता था इसने हमें नहीं बचाया, पर हम देखते हैं कि अंकल ली और लुओ फेंग के ऊपर डाउट होने लगा था, इसलिए वो शक भरी निगाहों से फेंग को देखने लगते हैं। वहीं जेंता और यू फेंग अपनी टीम को लेते हुए डर कर वापिस जा रहे होते हैं और जाते हुए रास्ते में एक दूसरे से कहते हैं, जरूर हीरो ने सीक्रेटली उनकी मदद की है, पर उसकी स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। इस पर येंता कहता है, वो जो कोई भी था डोमेन लेवल का वॉरियर था, उसका सामना तो हमारे सिटी लॉर्ड ही कर सकते हैं, अगर उसने हम पर मर्सी नहीं की होती तो हम तब तक मर चुके होते। इस पर यू फेंग कहता है, आज के बाद हमें ना फैमिली के अगेंस्ट फाइटिंग रोक देनी चाहिए, वैसे भी हमारी यू फैमिली क्राइसिस में है,
जिनके हम कर्जे के अंदर हैं वो लोग कर्जा लेने आते ही होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हो। हमें जल्द से जल्द अपनी सिटी में वापस पहुंचना होगा। पर बदकिस्मती से उनके साथ वही होता है जिसके बारे में वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो लोग ऊपर चट्टानों से उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वो लोग इन्हें इस तरह से तेजी के साथ वापस की तरफ भागते हुए देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर हम ही से बचकर भाग रहे हैं। और अब हमें इनकी भी एक लुक दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे। इसीलिए वो बिना वक्त जाया किए चट्टानों से इनकी टीम के ऊपर जंप लगा देते हैं और उन्होंने अपनी लैंडिंग से यूफेंग की टीम के कुछ मेंबर्स को कुचल दिया था। उन लोगों को देखकर यूफेंग, जैंता और उनकी पूरी टीम काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है और इसी वजह से उनकी टीम के कुछ मेंबर्स पीछे से बचकर भागने लगे थे। जबकि जानता कहता है ये लोग तो 13 एक्सिस हैं। वहीं वो लोग जिन्हें ये 13 एक्सिस बोल रहे हैं उनका कैप्टन यूफेंग और यांता की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर यूफेंग और यांता के बीच काफी ज्यादा डर कर पीछे हटने लगे थे, जबकि उनके टीम मेंबर्स वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो भागने लगते हैं। ये देखकर 13 एक्सिस के कैप्टन अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए यूफेंग के उन टीम मेंबर्स को जो यहाँ से बचकर भाग रहे हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी हमें यहाँ पर यूफेंग और यांता की हालत दिखाई जाती है जो कि थर-थर कांप रहे थे। 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है, यंग मास्टर यू, तुम लोगों ने अभी तक अपना लिया हुआ कर्ज क्यों नहीं चुकाया? अफसोस के साथ मुझे वो तुम लोगों से अभी ही वसूल करना होगा। चलो जल्दी से वो एंशिएंट गॉड रूइंस का आर्मर मेरे हवाले कर दो। मैं भी उसके बाद मुझे तुम लोगों पर रहम आ जाए और मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूं। इस पर यंग मास्टर यू कांपती हुई आवाज में कहते हैं, माय लॉर्ड, हमारे पास वो आर्मर नहीं है, लेकिन हमारे पास और बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं। आप उनमें से जो चाहे ले सकते हैं, अभी इससे पहले कि यंग मास्टर की बात पूरी भी हो पाती। 13 एक्सिस का कैप्टन उसके उन टीम मेंबर्स को जो कि वो ट्रेजर्स लेकर आगे बढ़ रहे थे उन्हें खत्म कर देता है, जिनके चीथड़े सीधे आकर यंग मास्टर के ऊपर गिरते हैं और यंग मास्टर की तो हालत खराब हो चुकी थी। एक तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खौफ में है, दूसरा उनके टीम मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है, सिर्फ एंशिएंट गॉड आर्मर के अलावा तुम लोगों का ये कर्ज किसी और चीज से माफ नहीं हो सकता। यंग मास्टर यूफेंग वो तो मानो जैसे अपने होश खो बैठे थे, जबकि वहीं जैंता जो पहले नाकी के सामने बड़ा उछल रहा था, लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि ये इनके सामने मूव कर पाए, बल्कि ये तो थर-थर कांप रहा होता है। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी टीम से कहता है, भागो। इसीलिए वो पूरी टीम बिना कुछ सोचे समझे जिस तरफ उन्हें रास्ता दिख रहा था भागने लगती है, जबकि यंग मास्टर यू उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए उनके टीम के कुछ मेंबर्स उन्हें पकड़कर अपने साथ भगाकर ले जाने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन इन्हें इतनी आसानी से बचकर कैसे भागने दे सकता था। इसीलिए वो अपनी मल्टी स्पिरिचुअल वेपन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में यूफेंग की 95% टीम का सफाया कर देता है और जो लोग बाकी बचे थे वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है, इन सभी को मार डालो। और इसके बाद हमें 13 एक्सिस की टीम की ट्रू पावर्स देखने को मिलती है, जो कि एक भयानक दर्दनाक मंजर दिखा रही थी, जहां हमें हर तरफ से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, पर ये लोग किसी पर भी कोई रहम नहीं करते, बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मारते जा रहे थे। यंग मास्टर यांता भी भागते हुए अपनी टीम मेंबर्स की ये चीखने की आवाजें सुन पा रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा सकते। इसीलिए वो भागते हुए अपने मन में कहते हैं, अभी हमें सिर्फ नाकी की टीम के वो पावरफुल वॉरियर ही बचा सकते हैं जिन्होंने उन्हें हमसे बचाया था। यांता तो यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि यंग मास्टर यूफेंग वो तो जमीन पर गिर चुके थे और गिड़गिड़ाते हुए उसे बोल रहे थे, यांता तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी वो देखता है कि उसके सामने तो 13 एक्सिस के कैप्टन आ चुके हैं। इससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, पर वो किसी न किसी तरह करके खुद को संभालते हुए खड़ा करता और फिर से भागने लगता है और कहता है, यांता मुझे अकेला मत छोड़ो। पर यांता उसकी कहाँ सुनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हमें नाकी की टीम का सीन दिखाया जाता है और वो लोग भी इसी तरफ आ रहे थे, जहाँ अंकल ली को महसूस हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ही तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हो ना हो ये जरूर यूफेंग की टीम है। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम को एक जगह पर रोकते हुए फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं, जहां नाकी अपने अंकल ली के पास आते हुए उनसे कहते हैं, इस तरफ तो यूफेंग की टीम हमसे बचकर भागी थी। और जब वो लोग गौर से देखते हैं तो उन्हें उधर से बस यूफेंग और यांता बचकर भागते हुए दिखाई देते हैं। लुओफेंग भी उन दोनों को भागते हुए आ रहे देख रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नजर आसमान में जाती है, जहाँ से 13 एक्सिस के कैप्टन अपने स्पिरिचुअल वेपन से यूफेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे और उन्होंने अपने उस अटैक से यूफेंग को मार डाला था। ये चीज यांता को भी रियलाइज हो चुकी थी, पर वो अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए नहीं जाता, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए नाकी की तरफ दौड़ रहा था। जबकि नाकी खुद ये देखकर हैरान हो गया था और कहता है, क्या इन्होंने यंग मास्टर यूफेंग को मार दिया? तभी इतने में यांता भी उनके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था,
तो वो यंग मास्टर नाकी की तरफ जंप लगाते हुए कहता है, यंग मास्टर नाकी मुझे बचा लें। और हमें यहाँ पर दूर से दिखाया जाता है कि जब यांता नाकी के करीब आ रहा था तो उसके पीछे 13 एक्सिस के कैप्टन का स्पिरिचुअल वेपन ऑलरेडी पहुंच चुका होता है, जो पलक झपकने की स्पीड से यांता की गर्दन उड़ा देता है और उसके खून के छींटे उड़ते हुए यंग मास्टर नाकी के ऊपर गिर रहे थे। अपने सामने ये नजारा देखकर नाकी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि लुओ फेंग बहुत ही कामली सारा सीन देख रहा था। कैप्टन का वो वेपन लुओ फेंग के पास वाली एक चट्टान के ऊपर जाकर धंस चुका था, जिससे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस अपने पास लाते हैं। और तभी नाकी और उसकी पूरी टीम को भी कैप्टन नजर आ जाते हैं, जिसे देखते हुए वो कहते हैं ये तो 13 एक्सिस है। और फिर एक एक करके उनकी टीम के सारे मेंबर उनके करीब आकर खड़े हो गए थे और ये लोग यंग मास्टर नाकी की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी इसी बीच उन पर सैंडस्टॉर्म भी आ चुका था और अब ये सभी लोग सैंडस्टॉर्म के अंदर फंस चुके होते हैं, पर क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन्हें सैंडस्टॉर्म से फर्क ही नहीं पड़ता। इन 13 एक्सिस को देखते हुए अंकल ली यंग मास्टर नाकी से कहते हैं वो यू फेंग और उसकी पूरी टीम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो हमें आसानी से मार सकते थे, लेकिन इन 13 एक्सिस ने उन सभी को मार डाला। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है 13 एक्सिस, ये लोग तो सिर्फ 12 हैं। तभी वो आता उसे बताती है वहाँ एक और भी है, और तभी वो पर्सन भी सैंडस्टॉर्म से चलता हुआ आगे आ रहा होता है, जिसे 13 एक्सिस का एक मेंबर कहता है बॉस हमने यू फेंग की पूरी टीम को बहुत अच्छे से सर्च किया है, लेकिन उनके पास वो एंशिएंट गोड रूइंस का आर्मर नहीं है, पर उन्होंने इन लोगों से मदद मांगी थी। इस पर हम देखते हैं कि कैप्टन अब यंग मास्टर नाकी से पूछते हैं क्या तुम लोग उनके अलाइज हो? तो यंग मास्टर कहता है नहीं, उन लोगों ने तो हमें मारने की कोशिश की थी, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। इस पर कैप्टन उनकी टीम के कुछ मेंबर्स को किल करते हुए कहते हैं मैं जिंदा लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, सिर्फ बॉडीज और ट्रेजर्स ही मुझे सच बताती हैं। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दे देते हैं इन सभी को मार डालो। उनकी टीम का एक बंदा आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर नाकी को किल करने ही वाला होता है कि तभी लुओ फेंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से एक ही स्लैश में उस बंदे के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर तो अंकल ली को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो कहते हैं क्या इसने उसे मार डाला? और इसी के साथ लुओ फेंग अपना आर्मर वेयर कर लेता है। 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है तुम्हारी इतनी जुर्रत। इसी के साथ वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उनकी पूरी टीम वो भी चारों तरफ से सिर्फ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर नाकी और अंकल ली काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, जबकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग के फेस के ऊपर जरा सी भी परेशानी नहीं होती। वो वहां पर खड़े खड़े ही अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए अपने एक ही अटैक से उन सभी 13 के 13 लोगों को ऐसे काटता है जैसे हम गाजर मूली भी नहीं काट सकते। और फिर इन सभी की डेड बॉडीज आसमान से बारिश की बूंदों की तरह गिर रही होती हैं। यंग मास्टर नाकी शौक होते हुए कहते हैं ब्रदर फेंग आपने 13 एक्सिस को मार डाला। उनकी टीम के कुछ मेंबर्स भी कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या यही वो हीरो है जिसने पहले भी हमारी जान बचाई थी? इसने उन सभी लोगों को 1 सेकंड से भी पहले मार डाला और वो लोग फाइट बैक भी नहीं कर सके। अंकल ली हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर वो मंगरू बीस्ट अटैक कर रहा था मुझे लगा ये एक कमजोर सा बच्चा है जो डर के मारे हिल नहीं पा रहा, और अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने सिर्फ एक मूव में उन सारे के सारे 13 एक्सिस को मार डाला। इसने यू फैमिली से हम सबकी जान बचाई, ये रियल हीरो है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अंकल अपने मन में यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहे होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि यंग मास्टर नाकी वो तो लुओ फेंग के स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है ब्रदर फेंग आप तो वाकई कमाल के हैं। ये बोलकर वो भागते हुए फेंग के पास चला गया था और कहता है आप जरूर उन लेजेंडरी वंडर्स में से एक होंगे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाते रहते हैं, है ना? क्या मुझे अपनी स्टोरी बताएंगे जब आपके पास टाइम होगा? अंकल ली उसकी ये बातें सुनकर भागते हुए आकर उसका मुंह बंद करवाते हैं और फेंग को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं हीरो आपने उन 13 एक्सिस को किल किया है तो उनकी बिलोंगिंग्स भी आपकी हैं। जब वो ये बोल रहे थे तो हम देखते हैं कि उनकी टीम के एक मेंबर ने 13 एक्सिस की सारी स्टोरेज रिंग्स को निकालकर लुओ फेंग के सामने पेश कर दिया था, जिन्हें फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने पास लाकर चेक करने लगता है कि आखिर उसके अंदर क्या क्या है। इनमें से फेंग को एक स्क्रॉल मिलता है जिसके अंदर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो उसे देखते हुए वो अपने मन में कहता है इससे मुझे ब्लड लुओ क्रिस्टल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली, ये बैटल वर्थ इट रही। इसी के साथ अब ये सभी लोग यांगयांग सिटी वापस जाने के अपने सफर को शुरू कर देते हैं, जहां हम देखते हैं कि रास्ते में लुओ फेंग उस स्क्रॉल को पढ़ते हुए उसके अंदर मिली हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। ब्लड लुओ क्रिस्टल
कोई भी इन ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए एब्जॉर्ब कर सकता है। सिर्फ इमोर्टल पैलेस के मिनिस्टर्स ही इन्हें ओकेजनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इन इमोर्टल पैलेस वालों का कहना है कि अगर कोई सिटी पर रूल करना चाहता है तो उसे कम से कम एक ब्लड लुआ क्रिस्टल को तो एब्जॉर्ब करना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक ब्लड लुआ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना एक्सट्रीमली हार्ड है। और अगर कोई 3 ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल कर लेता है तो उसे ब्लड वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा। और जिसे भी ये टाइटल मिलता है वो अमर हो जाता है, पर इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तभी यहाँ पर यंग मास्टर नाकी लुओ फेंग को आवाज देता हुआ कहता है, ब्रदर फेंग, यांगयांग सिटी हमारे सामने है, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। उसे ऐसा करता हुआ देखकर अंकल ली उसे इशारे कर रहे थे, अरे रुको मत कर ऐसा। पर नाकी तो किसी की भी नहीं सुनता, वह बस अपनी मन की करता है। उसकी ये बात सुनकर लुओ फेंग हाँ में सर हिला देता है और अपने मन में कहता है, आखिर इन ब्लड लुओ क्रिस्टल्स में ऐसा क्या स्पेशल है। उम्मीद है कि मुझे यांगयांग सिटी में ये जानने को मिलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग और यंग मास्टर नाकी की पूरी टीम यांगयांग सिटी के इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है। और हमें इस यांगयांग सिटी का भी दूर से एक व्यू दिखाया जाता है कि ये साइज में कितनी ज्यादा बड़ी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग यांगयांग सिटी के एंट्रेंस गेट से होते हुए उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये लोग सीधे चलते हुए सिटी लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ यांगयांग सिटी में सिर्फ ताकतवर का राज है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी लोग ताकतवर थे वो कमजोरों के ऊपर जुल्म ढा रहे होते हैं। यहाँ पर लोगों को जान से मारना और उनसे छीना झपटी करना तो आम है। अब क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, इसीलिए लुओ फेंग भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता और नाकी और उसकी टीम के साथ उनके मेंशन में पहुंचता है, जहाँ हम देखते हैं कि नाकी के फादर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नाकी वहाँ पर डैड डैड पुकारते हुए दौड़ कर आता है। उसके फादर ने आगे बढ़ते हुए उसे सीने से लगा लिया था और कहते हैं, मुझे खुशी है तुम वापिस आ गए। लुओ फेंग भी वहाँ पर आ चुका था, तो अब नाकी अपने फादर से लुओ फेंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। नाकी के फादर पहले से ही जानते थे कि लुओ फेंग ने उनके लिए क्या क्या किया है, इसीलिए वो उसके सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। लुओ फेंग उन्हें झुकने नहीं देता और उठाते हुए कहता है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद फिर नाकी के फादर लुओ फेंग को अपने साथ डिनर करने के लिए ले जाते हैं। यहाँ वो फेंग से बात करते हुए उसे बताते हैं, कल रात पूरी यू फैमिली का नामो निशान मिटा दिया गया। एंशिएंट गॉड रूइंस आर्मर आम लोगों के लिए नहीं है। उनकी ये बात सुनकर फेंग सोचते हुए कहता है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। फेंग की इस बात पर नाकी चौंकते हुए कहता है, ब्रदर फेंग, आप रूइंस के बारे में नहीं जानते। वो बाता भी पैनिक करते हुए कहती है, तुम उनके सामने अपनी पोल क्यों खुलवा रहे हो। पर हम देखते हैं कि इस पर नाकी के फादर नहीं चौंकते, बल्कि वह बड़े ही रिलैक्स वे में कहते हैं, लॉर्ड फेंग, आप काफी दूर से आए वंडरर हैं, शायद इसीलिए आप नहीं जानते। दरअसल ज्यादातर लोग उन एंशिएंट रूइंस को सिर्फ एंशिएंट बैटलफील्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास स्पेशल सोर्सेस हैं। लॉर्ड लुओ फेंग, आप एलियंस के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट। इस पर फेंग भी हाँ करता है। तो अब वो फेंग को बताते हैं कि एक हेमन लेवल का वॉरियर ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के क्लाउड्स के 18 लेयर्स का ब्रेक थ्रू कर सकता है, लेकिन अगर वो एक बार फ्लाई करता हुआ स्पेस में चला जाए तो एलियन उस पर अटैक करते हुए उसे जान से मार डालते हैं। साथ ही वो अपने ओल्ड टाइम की बात भी लुओ फेंग को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत सारे एलियंस यहाँ पर आए, तो उनका सामना करने के लिए हमारी इमोर्टल गॉड आर्मी ने उनके साथ जमकर फाइट की, जिसकी वजह से यहाँ पर होली वॉर हुई और इस वॉर में हमारे बहुत सारे वॉरियर्स मारे गए, पर आखिरकार हम सब उन्हें यहाँ से भगाने में कामयाब रहे। उनकी बात फिनिश होते ही बुबाता कहती है, ये अभी भी नहीं जानते, जिन एलियंस के बारे में ये बात कर रहे हैं उनके लिए तो इनका ये प्लेनेट सिर्फ एक सब्जेक्ट है। वहीं अब नाकी के फादर लुओ फेंग को और बताते हैं, जिस जगह पर एलियंस और हमारी फाइट हुई थी वहाँ पर बहुत सारे वैल्यूएबल वेपन्स और आर्मर हैं, इसीलिए उसे एंशिएंट गॉड रूइंस कहते हैं। पर वो जगह पूरी तरह से हैवी इविल ओरा से भरी हुई है। अगर गलती से कोई कमजोर वॉरियर वहाँ पर चला जाता है तो वो इविल ओरा उसके माइंड पर कब्जा करते हुए उसे पागल बना देगा। तभी नाकी भी लुओ फेंग से कहता है, हाउएवर, जितना ज्यादा हैवियर ओरा होगा उतना ही ज्यादा वहाँ पर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना आसान होगा। कई सारे लोग उन रूइंस के अंदर जाकर कल्टीवेट करने का रिस्क उठाते हैं। ब्रदर लुओ फेंग, ये ब्लड लुओ क्रिस्टल्स हमारे लिए गॉड की तरफ से गिफ्ट है। कोई नहीं जानता ये कहाँ से आए और कैसे बने, लेकिन अगर कोई इसे एब्जॉर्ब करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर मैजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि इस कॉन्टिनेंट में मौजूद हर कोई वॉरियर इन ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने की ख्वाहिश रखता है। नाकी और उसके फादर की ये बातें सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है, अगर मैं उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो मुझे एंशिएंट गॉड रूइंस में जाना होगा। और फिर वो नाकी के फादर की तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, ये ब्लड लुओ क्रिस्टल्स बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए इन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल होगा ना। नाकी के फादर कहते हैं, बिल्कुल, इमोर्टल पैलेस वाले वर्ल्ड लेवल की सिटी को ओकेशनली एक ब्लड लुओ क्रिस्टल देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी यांगयांग सिटी बस लॉर्ड लेवल सिटी है जो वर्ल्ड लेवल से इंफीरियर है, इसीलिए हमारे लिए ब्लड लुओ क्रिस्टल को हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन
हमारी इस यांगयांग सिटी में सिर्फ सिटी लॉर्ड शी फेंग की फैमिली और चू फैमिली, जो यहाँ की रिचेस्ट मर्चेंट फैमिली है, सिर्फ वही इन्हें हासिल कर सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर लुओ फेंग अपने मन में सोचने लगता है कि अब वो ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को कैसे हासिल करेगा। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें चुन्यू मेंशन का व्यू दिखाया जाता है और यहाँ पर मेंशन की सेफ्टी के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हैं जो कंटिन्यूसली मेंशन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। फेंग चुप कर इन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, हमें न्यूज मिली है कि शी फेंग डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है और उसने ब्लड लुओ क्रिस्टल भी अब्सॉर्ब कर लिया। हम उसे नहीं हरा सकते। जबकि इस चुन्यू फैमिली के अंदर सिर्फ एक अलग थलग डोमेन लेवल का सुप्रीम मास्टर है और इस फैमिली का हेड सिर्फ यूनिवर्स लेवल का है, इसीलिए इससे ब्लड लुओ क्रिस्टल हासिल करना आसान होगा। ये कहते हुए लुओ फेंग अब ब्लैक चोगा पहनकर छुपते छुपाते मेंशन के अंदर जाना शुरू कर देता है, जहां वो बड़ी आसानी से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से बचता हुआ मेंशन की छत पर आ चुका था और बहुत ही खामोशी से धीरे धीरे करके मेंशन के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ वो रास्ते में मौजूद वॉरियर्स को पहरा देते हुए देखकर कहता है, मैं फील कर सकता हूँ कि इस मेंशन के अंदर जितने भी वॉरियर्स हैं वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और इसमें से कई सारे तो यूनिवर्स लेवल पर हैं। मुझे इनसे निपटने के लिए मूशा क्लैन की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ लुओ फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी को चेंज करते हुए मूशा क्लैन की बॉडी बना लेता है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी चालाकी से एक फिश में ट्रांसफॉर्म होकर इन सभी पहरेदारों की नजरों से आसानी से बच जाता है। बबाता भी यहाँ पर उसका पूरा साथ दे रही होती है, इसलिए वो भी आसपास की जगह का मुआयना करते हुए उसे बताती है, यहाँ पर तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा गार्ड्स और असैसिन्स हैं। कोई शक नहीं कि ये वाकई यांगयांग सिटी की सेकंड बिगेस्ट फैमिली है। वहीं लुओ फेंग पॉन्ड से बाहर आकर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स की तलाश शुरू कर देता है, जहां रास्ते में उसे एक वॉरियर जाता हुआ नजर आता है जिसे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ग्रीट कर रहे थे। फेंग उसे देखकर कहता है, ये कमजोर है पर सभी इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा। इसीलिए अब फेंग उसका पीछा करने लगता है और जब उसके आसपास कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता वो उसके पीछे अपीयर होते हुए साइलेंसली उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। और क्योंकि उस बंदे की कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा वीक थी इसलिए वो फेंग के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाता और फेंग का स्लेव बनते साथ ही वो उसे मास्टर कहकर ग्रीट करने लगता है। तो अब फेंग उससे अपने मतलब की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जिसके बाद वो उसी के साथ चलता हुआ सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने से होता हुआ सीधा चुन्यू फैमिली के हेड के दरवाजे के सामने आ जाता है, जहां वो बंदा जिसे लुओ फेंग ने पोजेस किया है वो वहां पर मौजूद गार्ड से कहता है, दरवाजा ओपन करो, लॉर्ड चुन्यू ने इस पर्सन को यहाँ पर इनवाइट किया है। इस पर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड गेट के सामने जाते हुए घुटनों पर आकर कहता है, माय लॉर्ड, मिस्टर यू यहाँ पर किसी के साथ आए हैं। इस पर लॉर्ड की आवाज आती है, मैंने किसी को नहीं बुलाया। उनकी इस बात पर सभी गार्ड एकदम से फोकस्ड हो जाते हैं और उन सभी का ध्यान अब लुओ फेंग के ऊपर ही आ गया था और बाहर मौजूद जितने भी गार्ड्स थे वो सारे के सारे रुककर लुओ फेंग की तरफ ही देखने लगते हैं, मानो कि जैसे वो इनका एनिमी है। तभी सिटी लॉर्ड भी अपने दरवाजे को किक करके ओपन करते हुए बाहर आते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हुए बड़ी दमदार आवाज के साथ कहते हैं, मिस्टर यू, तुम किसे मेरे पास लाए हो। इस पर अब फेंग को भी रियलाइज हो चुका था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी, इसलिए वो बिना एक भी सेकंड गवाए सीधा सिटी लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस पर उनके वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और शेडो गार्ड्स जो भी सिटी लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए फेंग पर अटैक करने लगे थे, पर इससे पहले कि वो फेंग को टच कर पाते ये सीन स्लो मोशन में हो जाता है और फेंग अपने मन में कहता है, तुम्हारे पास 300 पर्सनल सीक्रेट गार्ड्स और 9 यूनिवर्स लेवल के शेडो गार्ड्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। ये कहते हुए फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करता है। इसी के साथ वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स जो भी फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो अपनी स्वॉर्ड्स के साथ अपना गला काटना शुरू कर देते हैं। अपने सामने ये नजारा देखकर सिटी लॉर्ड को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। इतने में ही लुओ फेंग लॉर्ड चुन्नियो को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें मेंशन के अंदर एक मिस्टीरियस मास्टर को दिखाया जाता है, जिन्हें जब जैसे ये बात रियलाइज होती है कि किसी ने मेंशन के ऊपर अटैक किया है वो फौरन से मेंशन के सामने अपीयर हो जाते हैं, पर उनके आने तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लुओ फेंग यहाँ पर जो ज्यादातर गार्ड्स को खत्म करके अपना काम पूरा करके जा चुका था। वो मिस्टीरियस मास्टर वहां पर आते ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और उनकी डेड बॉडीज को हवा में उठा लेते हैं और हमें इनके इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि इनका नाम है चुन्यू टाओ। चुन्यू ताओ को जब यहाँ पर सिटी लॉर्ड नजर नहीं आते तो वो मिस्टर यू को अपनी पावर से अपने पास लाते हुए उनका गला पकड़कर कहते हैं, लॉर्ड चुन्यू कहाँ है। इस पर हम देखते हैं कि मिस्टर यू का तो दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो जोर जोर से इविल्स की तरह हंसने लगता है। ये देखकर चुन्यू ताओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को दबाते हुए मिस्टर यू को वहीं पर चकनाचूर कर देते हैं। और अब वहाँ पर जितने भी बाकी बचे सिक्योरिटी गार्ड जिंदा होते हैं वो जल्दी से सुप्रीम मास्टर के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। सुप्रीम मास्टर गुस्से में उनसे पूछते हैं, आज रात यहाँ पर कौन आया था, मुझे बताओ।
ये कहते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हम जो डेड बॉडीज और जिंदा वॉरियर सारे के सारे फ्लाई करते हुए दूर जा गिरे थे और उनके दिल में भी पेन होने लगा था। पर वो जल्दी से खुद को संभालते हुए फिर से सुप्रीम मास्टर के सामने झुक जाते हैं। पर क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर कौन आया है, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो सुप्रीम मास्टर उनमें से गार्ड को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में जकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ। इस पर वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है, मुझे बस इतना याद है कि मिस्टर वू यहाँ पर अपने साथ किसी को लेके आए थे जिसने ब्लैक रोब पहनी हुई थी और कुछ नहीं। उसकी इस बात पर सुप्रीम मास्टर अपने हाथ को दबाते हुए उसे भी कुचलकर मार डालते हैं। और अब वहाँ नीचे मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी एक आवाज में कहते हैं, सुप्रीम मास्टर, हम सब ने भी बस इतना ही देखा। हम में से कोई भी उस पर्सन को नहीं पहचानता वो कैसा दिखता है। हमें बस उस पर्सन का धुंधला सा चेहरा याद है। मास्टर प्लीज हम पर रहम करें। उनकी ये बातें सुनकर सुप्रीम मास्टर को भी समझ आ चुका था कि वो पर्सन जो कोई भी है उसने इनकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने में बहुत ही माहिर है, जिसका मतलब है कि वो पर्सन स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है। और फिर वो वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स से कहते हैं, तुम सभी लोग यांगयांग सिटी में आने वाले सभी वॉरियर्स को इन्वेस्टिगेट करो और उस पर्सन को एक दिन में ढूंढ निकालो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लुओ फेंग को देखते हैं, जो सिटी लॉर्ड को अपने साथ उड़ाते हुए बहुत ही तेजी के साथ ऊपर आसमान में बादलों में ले आता है। यहाँ लुओ फेंग ने सिटी लॉर्ड को अपने हाथ से गर्दन से पकड़ा हुआ था, जहाँ वो खुद को छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो। पर फेंग उनकी किसी भी बात का आंसर नहीं करता और उनकी स्टोरी रिंग को लेते हुए उसे चेक करना शुरू कर देता है। पर हम देख पाते हैं कि सिटी लॉर्ड की स्टोरी रिंग के ऊपर एक सील लगी हुई थी, जिसे तोड़ने के लिए फेंग को जरा भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। और उस स्टोरी रिंग को अच्छे से चेक करने के बाद भी फेंग को उसके अंदर कोई ब्लड लुआ क्रिस्टल नहीं मिलता। इसीलिए वो सिटी लॉर्ड से कहता है, तुम फैमिली के हेड हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल कैसे नहीं है। और फिर फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए फैमिली हेड के ऊपर भी अपनी सोल सील लगा देता है, जिसकी वजह से फैमिली हेड भी लुओ फेंग के स्लेव बन गए थे। तो वो फेंग को मास्टर बोलते हुए उनके सामने घुटनों पर आ जाते हैं और फिर वो एक एक करके सब कुछ बकने लगता है। मास्टर, हमारे सुप्रीम मास्टर के पास एक क्रिस्टल है, लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। पर अगर वो एब्जॉर्ब कर लेते तो ये शीफेंग जियोंग सिटी लॉर्ड नहीं बन पाता। और उस शीफेंग जियोंग के लूजर भाई शीफेंग जेन के पास भी एक ब्लड लुओ क्रिस्टल है। इवन वो मुझे उसे दिखाते हुए बोल रहा था कि उसके भाई ने वो उसे दिया है। उसकी ये बात सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है, ब्लड लुओ क्रिस्टल बहुत प्रीशियस है, उसने वो अपने भाई को दिया, मतलब कि उसके पास और भी है, पर वो बहुत पावरफुल है। मुझे शीफेंग जेन से शुरुआत करनी चाहिए। ये कहते हुए लुओ फेंग सिटी लॉर्ड को किल करके उसे अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। इसी के साथ सीन कट होता है और हम दोनों ब्रदर्स शीफेंग जेन और शीफेंग जियोंग को देखते हैं। यहाँ सिटी लॉर्ड जियोंग चैन यू ताओ को देखते हुए कहते हैं, आखिर इस बूढ़े की क्या प्रॉब्लम है। हमें दिखाया जाता है कि चैन यू ताओ सिटी के चारों तरफ चक्कर लगाकर लुओ फेंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उनके सभी गार्ड्स भी नीचे सिटी में लुओ फेंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। सिटी लॉर्ड के ब्रदर शीफेंग जेन, जो कि वहां उनके कदमों में बैठकर मजे के साथ वाइन एंजॉय कर रहे थे, वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब चैन यू ताओ इस तरह से नाराज हुआ था, तब तुम ब्लड लुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके सिटी लॉर्ड बने थे। पर आखिर आज ऐसा क्या हो गया। वहीं हम देखते हैं कि चुन्नियू फैमिली के सभी गार्ड सिटी में मौजूद लोगों के घरों में जा जाकर उन्हें पीट रहे थे और उनसे लुओ फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर जब उन्हें इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो कत्ले आम मचा देते हैं। एक के बाद एक वो सिटी के लोगों को मारते जा रहे थे। वहीं सिटी लॉर्ड अपने ब्रदर से कहते हैं, कल शाम इमोर्टल पैलेस की तरफ से स्पेशल इनवॉइस आ रहे हैं। मैं इस मौके पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहता। जेन, तुम जाओ और इस मसले को खत्म करो। ये बोलकर सिटी लॉर्ड वहां से जाने लगते हैं तो उनका ब्रदर भी कहता है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर लुओ फेंग यांगयांग सिटी के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, चुन्नियू फैमिली यहाँ पर आने वाले वॉरियर्स को लेकर बहुत चौकन्ना है। ऐसा लगता है कि अब हम सिर्फ शीफेंग फैमिली से क्रिस्टल्स हासिल कर सकते हैं। ये सब सोचते हुए लुओ फेंग शीफेंग फैमिली की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके आसपास के लोग किसी से डरते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे, जो देखकर लुओ फेंग जैसे अपने सामने देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि ये तो शीफेंग जेन है, जो एक क्योस बीस्ट के ऊपर बैठकर अपनी आर्मी के साथ चुन्नियू फैमिली की तरफ जा रहा है। और इसी की दहशत से डरकर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जबकि वो शीफेंग जेन अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चुन्नियू चोंग अपने घर से किडनैप हो गया और मेरा भाई चाहता है कि मैं उसे ढूंढने में उनकी मदद करूं। और फिर वो अपने हाथ में पकड़े हुए एक स्कल के ग्लास से वाइन पीते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि उसने किसको ऑफेंड किया है, शायद अब तक तो वो मर चुका होगा। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो फिर से वाइन पीने लगता है। तभी उनका चीफ गार्ड उनसे कहता है, जनरल, मुझे लगता है कि वो पर्सन चुन्नियू चोंग को मारने के बाद भाग गया होगा। इस पर शीफेंग जेन उसे कोड़ा मारते हुए कहता है, इडियट,
तुम्हें क्या लगता है कि हम उसे मारने वाले को ढूंढने में मदद करेंगे? हम बस दिखावा कर रहे हैं। और फिर वो वहां पर मौजूद सभी लोगों में से रैंडमली कई लोगों को पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी उनकी नजर लुओ फेंग के ऊपर भी पड़ती है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम पावरफुल लग रहे हो, इसे भी पकड़ लो। अब उनके वो सभी गार्ड सिटी के कई सारे मासूम लोगों और लुओ फेंग को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। फेंग इनके साथ जाते हुए शिफू जेन के लेवल को देखते हुए कहता है, यूनिवर्स लेवल 9, तो तुम हो शिफू जेन। व्यू चेंज होता है और शिफू जेन के गार्ड सभी बंदियों को लाकर तहखाने में बंद कर देते हैं, जहां पर लुओ फेंग भी देख रहा था कि ये लोग कैसे बंदियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इवन उन्होंने इनमें से कई सारे मासूमों को तो टॉर्चर कर करके बुरी तरह से मार डाला था, पर अभी भी वो लोग और भी ज्यादा लोगों को पकड़कर यहाँ पर ला रहे थे, जिनमें से एक कैदी जो कि लुओ फेंग के पास है वो रोता हुआ कहता है, ओह नो, जब भी शिफू जेन लोगों को पकड़ता है तो उनमें से जो अमीर होते हैं वो रिश्वत दे के छूट जाते हैं, जबकि जो बेचारे गरीब होते हैं उन्हें ये लोग टॉर्चर कर करके मार डालते हैं। मैं पिछले 2 बार में इन्हें अपने सारे पैसे दे चुका हूँ, अब तो मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। फेंग भी उसे देख रहा होता है, तो अब वो बिना देरी किए खड़ा होते हुए वहां पर मौजूद गार्ड्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। फेंग को आता हुआ देखकर वो गार्ड्स अपना अपना वेपन उसकी तरफ पॉइंट करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फेंग उन्हें कहता है, मैं तुम्हारे जनरल से एक बड़ी डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो लोग फेंग की आंखों में देखते हैं तो फेंग अपनी सोल सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गार्ड्स को अपने वश में कर लेता है। ये सभी लोग अब लुओ फेंग का कहना मानते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। व्यू चेंज होता है और हमें शी फेंग जेन को दिखाया जाता है, जो बहुत सारे मासूमों के हाथ बांधकर उन्हें जंजीरों के साथ लटका कर अपने हंटर से टॉर्चर कर रहा था। तभी अचानक से उसका हंटर कोई पीछे से पकड़ लेता है, जो फील करते हुए वो गुस्से से पलटकर उसे मारने ही वाला था कि तभी लुओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे दीवार के साथ पटक के मारता है और उसे वहीं पर धंसा देता है और उसके वेपन्स को उससे छीन लेता है और उसके करीब आते हुए कहता है, हेलो जनरल शी फेंग। ये कहते हुए फेंग ने उसके सामने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी थी। उसे देखते हुए शी फेंग कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या तुमने चुन यू चोंग को मारा? तुम मुझे जिंदा छोड़ने के लिए क्या चाहते हो? फेंग उसी की स्वॉर्ड को उसके सर के करीब थ्रो करता है। अगर थोड़ी सी भी साइड की तरफ होती तो शी फेंग जेन के सर के 2 टुकड़े हो जाते। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। तो अब लुओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे फ्री करते हुए कहता है, ये आसान है, तुम्हें मुझे 10 ब्लड लुओ क्रिस्टल्स देने होंगे। इस पर वो चौंक जाता है और कहता है, 10? इतने तो मेरे ब्रदर के पास भी नहीं है, मेरे पास 1 है, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, लेकिन वादा करो तुम मुझे मारोगे नहीं। फेंग कहता है, मैंने कहा मुझे 10 क्रिस्टल्स दो। इस पर वो डरते हुए कहता है, ठीक है मैं देता हूँ। साथ ही वो ईविल हंसी हंसते हुए अपने ब्रदर को टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है, जो होता है, ब्रदर हेल्प। पर फेंग ने उसकी साउंड वेव्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था, जो देखकर शी फेंग जेन हैरान होते हुए कहता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी वॉइस यहाँ से बाहर नहीं जा रही। ये देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और फेंग को देखते हुए वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका मुंह बंद करके उसे उठाते हुए कहता है, अब हार मान लो। शिफू जेन खुद को फेंग के हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेचारे की हर कोशिश नाकाम गई, क्योंकि हम देखते हैं कि फेंग ने उसके सर को अपने हाथ से दबाते हुए कुचल दिया था और उसके चीथड़े उड़ते हुए आसपास की दीवारों पर भी गिरते हैं। इसके बाद फेंग उसकी स्टोरेज रिंग को पकड़ते हुए उसके अंदर से सारे ट्रेजर्स बाहर निकाल लेता है, पर उसे कोई भी क्रिस्टल नजर नहीं आता। इसलिए वो सोचने लगता है और कहता है, यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल नहीं है, पर बुक में तो लिखा हुआ था कि ये ब्लड क्रिस्टल्स आसानी से पहचाने जाते हैं। तभी फेंग की नजर शिफू जेन के ट्रेजर्स में एक पत्थर पर जाती है। भला वो अपने ट्रेजर्स में पत्थर क्यों रखेगा? इसीलिए वो उस पत्थर को उठाते अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे उसे तोड़ता है तो उसके अंदर से निकलता है ब्लड क्रिस्टल, जो फौरन से अपने आसपास मौजूद सारे के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे देखकर फेंग के फेस पर स्माइल आ गई थी और वो कहता है, ये है ब्लड क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर की पावर किसी भी वक्त बाहर आ जाएगी। फेंग उस ब्लड क्रिस्टल को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और खुश होते हुए कहता है, मेरे मिशन का पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है और अब इस तरह से कोई भी नहीं जान पाएगा कि शी फेंग जेन मर चुका है। और रही बात यहाँ पर मौजूद मासूम लोगों की, तो फेंग वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को मारते हुए उन मासूम लोगों को फ्री करवा देता है, जिसके बाद वो सभी लोग खुश होकर अपने अपने घर की तरफ भाग गए थे। और फेंग ऊपर आसमान में बादलों में आकर ब्लड लुओ क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उसे देखते हुए कहता है, बुक में लिखा हुआ था कि इस ब्लड लुओ क्रिस्टल को कैसे एब्जॉर्ब करना है,
लगता है कि वक्त आ चुका है कि अब मैं इसे अब्सॉर्ब करूं। ये कहते साथ ही वो एक डैगर के साथ अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर एक कट लगाता है और उसके ब्लड लुओ क्रिस्टल को उसके नजदीक जाते ही वो क्रिस्टल लुओ फेंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया था, जिसकी उसके बॉडी के अंदर जाने की वजह से फेंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो दर्द में चीखने लगता है। साथ ही हमें फेंग की बॉडी के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसके ब्लड सेल्स रेड से ब्लू होने लगे थे और अब जैसे वो पूरा ब्लड लुओ क्रिस्टल फेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक रेड ईवी लोरा बाहर आने लगता है और इसकी वजह से फेंग की भी चीखें निकल रही थी। उसके इसी पेन के साथ ये सीन कट होता और हमें यांगयांग सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जहां उनके वो दोनों गेस्ट जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ जाते हैं और उनकी मेहमानवाजी करने के बाद जब उनके वापस जाने का वक्त आता है तो वो जाते टाइम सिटी लॉर्ड से कहते हैं, ब्रदर हमें अभी और भी बहुत सारे जरूरी काम करने हैं इसलिए हमें जाना होगा और हाल ही में चुन फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम हुई है उसे जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर दीजिए। अगर हमें इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ा तो ये एक बड़ा मसला बन जाएगा। इस पर सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं, मैं इमोर्टल पैलेस को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता इसीलिए मैंने पहले ही अपने ब्रदर शी फेंग ज़ेन को वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही इस मामले को ठिकाने लगा देगा। सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर वो दोनों इमोर्टल पैलेस के स्पेशल इनवॉइस वहां से चले जाते हैं जबकि यहाँ सिटी लॉर्ड उनके जाने के बाद कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो पर तुम यहाँ मेरी यांगयांग सिटी में इस तरह का सीन क्रिएट कर रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम कोई समझदार नहीं हो क्योंकि एक समझदार पर्सन कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जिसको ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी अभी ब्लास्ट हो जाएगी। हमें फेंग की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि फेंग की बॉडी के सेल बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं। इसका इफेक्ट हमें फेंग की बॉडी के बाहर भी देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो फेंग की बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ फेंग की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होता है और उसके कोर की शेप भी चेंज हो चुकी थी। इसी के साथ फेंग ने ब्लड लुओ क्रिस्टल्स की पावर्स को संभाल लिया होता है और अब उसे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसका रीबर्थ हुआ है। वो अपनी न्यू पावर्स को फील करते हुए कहता है, ब्लड लुओ क्रिस्टल की पावर्स तो अमेजिंग है। मैं अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को फील करते हुए बता सकता हूँ कि ये तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। और फिर अब फेंग अपनी न्यू पावर्स को चेक करने के लिए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर्स पहले से 50 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ उसकी बॉडी की फंक्शनिंग भी 20 से 30% इंप्रूव हो चुकी थी। इसीलिए वो कहता है, एक ब्लड लुओ क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने से इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। अगर मैंने और भी ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया तो उनका इफेक्ट तो अनइमेजिनेबल होगा। तो इसीलिए वो अपना अगला टारगेट शी फेंग ज़ियोंग को बना लेता है जो यांगयांग सिटी का सिटी लॉर्ड है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फेंग शी फेंग ज़ियोंग के अड्डे पर जाकर उसके ऊपर हमला करता है पर उसने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग के हमले को ब्लॉक कर लिया था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट होने लगती है और इन दोनों की ये स्टार्टिंग फाइट ही कितनी ज्यादा अमेजिंग है ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसी से हमें मालूम हो जाता है कि शी फेंग ज़ियोंग कोई मामूली सा बंदा नहीं है बल्कि वो बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। उसके एक अटैक से ही सिटी में मौजूद सभी लोगों को मालूम हो जाता है कि जरूर सिटी लॉर्ड के घर में कुछ तो लोचा है। वहीं अब सिटी लॉर्ड गुस्से में लुओ फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपने विला से बाहर ले आया था जहां पर फेंग अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए उससे कहता है, ये अभी डोमेन मास्टर लेवल 2 पर है पर 9 लेवल के स्किल्स इस्तेमाल कर रहा है। शी फेंग ज़ियोंग लुओ फेंग को बचकर भागने का मौका नहीं देना चाहता था इसलिए वो अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए फेंग को उसमें ट्रैप करके उसे मारने की कोशिश करता है। पर हमें देखने को मिलता है कि फेंग ने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उसकी डोमेन को ही ओवर पावर कर दिया था और फिर इन दोनों की अपने अपने वेपन्स के साथ कॉम्बैट फाइट होने लगती है जिसमें शी फेंग ज़ियोंग लुओ फेंग को एक ही फटके में जमीन के ऊपर पटक के मारता है, जिसमें पहली बार में तो लुओ फेंग की सुध बुध गायब हो जाने लगी थी पर फिर वो खुद को संभालते हुए दोबारा से उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ फेंग अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शी फेंग ज़ियोंग को जान से मारने की भी कोशिश करता है पर शी फेंग ज़ियोंग की स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट है। वो फेंग के सभी हमलों से बच पा रहा था और फिर ये दोनों आसमान में ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं जिसमें ये दोनों ही हमें सिर्फ दूर से लाइट की तरह दिखाई देते हैं। फेंग के लिए शी फेंग ज़ियोंग से लड़ पाना मुश्किल हो रहा था पर हम देखते हैं कि शी फेंग ज़ियोंग इजीली फेंग के साथ फाइट कर रहा होता है और अब क्योंकि इन दोनों में स्पीड फाइट हो रही थी तो हमें देखने को मिलता है कि शी फेंग ज़ियोंग लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था और हमें भी लगता है कि शी फेंग ज़ियोंग फेंग से जीत जाएगा पर ना 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 फेंग उसके अटैक से हिट होते हुए आसमान में जाता है और वहां से अपने मल्टीपल क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा शी फेंग ज़ियोंग के चारों तरफ आके गिरता है। फेंग के इतने सारे क्लोन्स को देखकर शी फेंग ज़ियोंग भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाता है पर वो उस पर पहले अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे नहीं पता था कि इनमें से रियल कौन है। तो जब फेंग के सभी क्लोन्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं तो वो उन्हें ब्लॉक करते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन्स जो कि फ्लाइंग वेपन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। ये देखकर तो फेंग भी एक बार के लिए शॉक हो गया था।
कि ये स्पिरिचुअल मास्टर भी है। शी फेंग अपने पावरफुल फ्लाइंग वेपन्स के साथ साथ थंडरस्टॉर्म ले आता है, जिससे फेंग के सारे क्लोन्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसको इतना ज्यादा पावरफुल देखकर फेंग उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, पर शी फेंगजियोंग उसे कहां बचकर भागने देने वाला था। वो अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स से फेंग के ऊपर हमला करने लगता है, जिनको रोक पाना फेंग के लिए भी मुश्किल हो रहा था और वो लगातार इन्हें ही रोकने में लगा हुआ था कि तभी शी फेंगजियोंग भी आगे बढ़ते हुए अपने पावरफुल वेपन्स के साथ फेंग के ऊपर हिट करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए फेंग के हाथों से उसकी डिफेंसिव शील्ड छूट जाती है और अब इन दोनों के बीच दोबारा से स्वॉर्ड फाइटिंग होने लगती है, जिसमें ये एक दूसरे के साथ बहुत ही तेजी के साथ टकरा रहे थे और ये हमें आसमान में बिल्कुल लाइट की तरह नजर आ रहे होते हैं, पर इनके ब्लास्ट नीचे सिटी में मौजूद लोग ये देखकर डर रहे थे। पर एट द एंड हम देखते हैं कि फेंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर पटकने में कामयाब हो जाता है और ये फेंग ने उसके ऊपर अपना सोल अटैक किया था ताकि वो कुछ वक्त के लिए अपनी कॉन्शियसनेस खो दे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी फेंगजियोंग के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इसीलिए वो अंधाधुंध अपने अटैक्स इधर उधर करने लगता है ताकि फेंग उसके नजदीक आने की हिम्मत ना करे। पर हम देखते हैं कि फेंग उसके सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता हुआ उसे जान से मारने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। अब इससे पहले कि फेंग की स्वॉर्ड शी फेंगजियांग के गर्दन को चीर पाती, हमें पता चलता है कि ये तो शी फेंगजियांग का नाटक था फेंग को अपने करीब लाने के लिए, और अपनी स्ट्रिक का फायदा उठाते हुए फेंग के अपने नजदीक आते साथ ही वो अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक करते हुए फेंग को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और फेंग भी ऐसा ही दिखावा करता है कि जैसे वो मारा गया। तो इस पर हमें देखने को मिलता है कि शी फेंगजियोंग अपने गार्ड डाउन करते हुए लुओ फेंग की डेड बॉडी की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, वैसे तो तुमसे ये कहने का कोई फायदा नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कड़ी टक्कर देने वाला आज तक कोई नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे एनिमी हो तो तुम्हें मरना ही था। ये कहते हुए शी फेंगजियांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग को नेक से पकड़कर उसके आर्मर को तोड़ देता है। फेंग का चेहरा सामने आते साथ ही वो कहता है, सरप्राइज। शी फेंगजियांग तो समझ रहा था कि लुओ फेंग मर गया है, पर रियलिटी तो हम जानते हैं, और उसने सरप्राइज इसलिए बोला था क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड शी फेंगजियांग की बॉडी के आर पार कर चुका है जहां उसका कोर है। इस पर शी फेंगजियांग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो डगमगाते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। फेंग अपने वेपन से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ पर अटैक करने में लगा दी, लेकिन उसी के साथ साथ अपने कोर को भी रिवील कर दिया। उसके ये कहते कहते में शी फेंगजियांग जमीन पर गिर जाता है। फेंग उसकी चेस्ट पर पांव रखते हुए कहता है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम मेरे कोर के बारे में मालूम कर सको, क्योंकि मेरा कोर मेरी बॉडी के अंदर है ही नहीं। ये कहते हुए फेंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उसकी बॉडी में घुमा देता है, जिससे अब शी फेंगजियांग का किस्सा यहीं पर खत्म। तभी हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम मास्टर चुनी उताओ भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो सिटी लॉर्ड को मरा हुआ देखकर कहते हैं, ये शी फेंगजियांग वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर का फेवरेट डिसाइबल है, तो इसके पास बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स होंगे, पर ये बंदा जिसने इसको मारा है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, तो अब मैं इसे मारकर इससे वो सब कुछ हासिल कर लूंगा। वहीं हम देखते हैं कि फेंग को शी फेंगजियांग की स्टोरी रिंग से 2 ब्लड लो क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिन्हें अपने पास रखते हुए वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं ब्लड लुओ वॉरियर बन जाऊंगा। इससे मेरा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे 100,000 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। फेंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आती है जो उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे मारकर उससे क्रिस्टल चोरी करने की। ये आवाज सुनकर जैसे ही फेंग पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर 2 अननोन बंदे दिखाई पड़ते हैं, और ये बंदे वही हैं जो सिटी लॉर्ड के गेस्ट बनकर आए थे, यानी कि स्पेशल इनवॉय हैं। इन स्पेशल इनवॉयस को देखकर सुप्रीम मास्टर फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और यह लड़का उनके सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए वो डरते हुए एक जगह पर छुप जाते हैं, जबकि फेंग उन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे पता भी नहीं चला कि ये दोनों मेरे पीछे खड़े हुए हैं और ये दोनों डोमेन मास्टर लेवल 9 के वॉरियर हैं। अगर मैंने अपनी रियल बॉडी के साथ इनसे फाइट की तो इन्हें हरा पाना आसान नहीं होगा, पर मेरी मूशा क्लैन बॉडी इन्हें हरा सकती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट फ्लैश की तरह है और वो डोमेन मास्टर लेवल 9 से तो कहीं स्ट्रोंगर है। फेंग के माइंड में ये सब कुछ चल रहा होता है, जबकि उन दोनों के माइंड में सिर्फ फेंग को मारने का चल रहा था। तभी अब फेंग अपनी स्वॉर्ड को इनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम लोग मेरे टारगेट नहीं हो, इसीलिए हम अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। क्या तुम्हें फाइट करनी है? इस पर वो दोनों स्पेशल इनवॉइस, जिनमें से एक का नाम घोस्ट और दूसरे का शैडो है, घोस्ट फेंग से कहता है, हम इमोर्टल पैलेस के स्पेशल इनवॉइस हैं, तुम हमारे ब्रदर को मारकर यूं ही नहीं जा सकते। और फिर वो अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, शैडो तुम यहाँ पर फॉर्मेशन लगा दो, मैं इस चोर को अपने हाथों से मारूंगा। और फिर फेंग और इसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फेंग घोस्ट को शैडो से अलग करने के लिए उसे आसमान में दूर ले जाने लगता है और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, अब क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ।
ये कहते हुए फैंग अपनी ह्यूमन बॉडी को मूशा बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जैसे ही शैडो उसके ऊपर हमला करता है तो फैंग की बॉडी वहां से गायब हो गई। ये देखकर घोस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। वो फैंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी फैंग उसके पीछे से आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और फैंग की इस लुक को देखकर तो वो डर जाता है। उसको इस तरह से चौंका हुआ देखकर फैंग अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, पर घोस्ट ने उसके हमले को अपनी एल्बो को सामने करते हुए ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर तो फैंग भी हैरान हो जाता है कि मेरे इतने पावरफुल अटैक को इसने अपने एल्बो से रोक लिया। और साथ ही उसे रियलाइज होता है कि इसके आर्मर ने मेरे अटैक के इम्पैक्ट को इसकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब उसके आर्मर पर उसकी नजर पड़ती है तो वो फौरन पहचान जाता है कि ये तो प्रीमोडियल आर्मर है। ये एक हाई रैंक का डिफेंसिव आर्मर है जो स्काई स्क्रैपिंग आर्मर के बाद सेकंड नंबर पर है। इसके बाद फैंग और घोस्ट की लगातार फाइट होती रहती है जिसमें वो इसके आर्मर की वीकनेस को ढूंढ लेता है। और इसकी इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए फैंग अपनी 7 शैडो टेक्निक से इसे कंफ्यूज करते हुए अपनी 7 शैडो टेक्निक का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक जो कि डेथ अटैक है उससे इसके ऊपर हमला करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि घोस्ट कई सारे माउंटेन्स को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है और उसका आर्मर ऑलमोस्ट ब्रेक होते होते बचता है। ये देखकर घोस्ट को भी गुस्सा आ जाता है कि अगर मेरा आर्मर और थोड़ी देर तक नहीं झेल पाता तो अब तक तो मैं मर चुका होता। इसीलिए वो इस फाइट को एंजॉय करने की बजाय इसमें अपना बेस्ट देता है और अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए फैंग को जान से मारने की कोशिश करता है। पर अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैंग उसकी डोमेन से बाहर आ चुका था तो वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। नीचे छुपा हुआ सुप्रीम मास्टर भी इन्हें देख रहा होता और वो भी कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बच्चा स्पेशल इनवॉय के साथ बराबरी की फाइट कर रहा है। मैं इन दोनों के इंजर्ड होने तक का वेट करूंगा और फिर अटैक करते हुए इनके ट्रेजर्स को छीन लूंगा। ये बुढ़ाओ सुप्रीम मास्टर यहाँ पर यह सब प्लानिंग कर रहा होता है जबकि हम देखते हैं घोस्ट के साथी शैडो को। उसको फैंग और अपने साथी की फाइट को देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, घोस्ट तुम आखिर इसके साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसे अभी जान से मारो। इस पर अब घोस्ट भी फैंग के अपने करीब आने का इंतजार करता है और उसके करीब आते साथ ही वो फौरन से अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए फैंग को अपनी डोमेन में ट्रैप कर लेता है। ये देखकर शैडो का गुस्सा भी शांत हो जाता है कि अब एनिमी मारा गया होगा, पर नहीं। फैंग उसकी डोमेन को तोड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके घोस्ट के ऊपर डायरेक्ट अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके लगातार कई सारे अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि घोस्ट का आर्मर ब्रेक होने लगता है और फाइनली फैंग उसे जमीन के ऊपर पटकते हुए उसके आर्मर को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर धंसा चुका था, जो देखकर शैडो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और घोस्ट बेचारा उससे मदद की हेल्प मांग रहा होता है और उसकी तरफ रिंग कराने की कोशिश कर रहा था। पर तभी फैंग घोस्ट की बॉडी के अंदर घुसते हुए उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर शैडो को अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं होता और फिर जब फैंग उसकी तरफ देखता है तो उसे मालूम हो चुका था कि अब अगला टारगेट वही है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। फैंग उसका पीछा करते हुए एक ही अटैक में उसके आर्मर को तोड़ देता है। ये देखकर शैडो बेचारा हक्का बक्का रह जाता और कहता है, आखिर कैसे इसने एक स्लैश में मेरे आर्मर को कैसे तोड़ दिया। और फिर वो दोबारा से बचकर भागने की कोशिश करता है पर तभी फैंग उसके सर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। इस वक्त शैडो की कंडीशन कैसी थी ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वो फैंग से कहता है, नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने इमोर्टल पैलेस के स्पेशल इनवॉय को मारा तो वो तुम्हें। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता तभी फैंग उसके कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों स्पेशल इनवॉइस को खत्म करते दौरान लुओ फैंग को मालूम हो चुका था कि यहाँ पर एक और थर्ड पर्सन भी है जो छुपा हुआ है और ये चीज सुप्रीम मास्टर को भी रियलाइज हो जाती है और वो भी चौंकते हुए कहता है, ओह नो, इसे मेरे बारे में कैसे पता चला, मैं तो अंधेरे में अपनी सांस रोककर छुपा हुआ हूँ। इवन स्पेशल इनवॉय भी मुझे नोटिस नहीं कर सके, ये लड़का रियल में है कौन। अभी वो इतना सोचते हुए दोबारा से लुओ फैंग की तरफ देखने लगता है कि तभी फैंग उसके सामने अपीयर हो जाता है। फैंग को अपने सामने देखकर सुप्रीम मास्टर डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं, जबकि फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, ये एक डोमेन मास्टर लेवल का वॉरियर है। सुप्रीम मास्टर गिड़गिड़ाते हुए लुओ फैंग से कहते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। फैंग, तुम जुनयू फैमिली के सुप्रीम मास्टर हो ना? अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्लड लुआ क्रिस्टल्स चाहिए तो तुम्हें भी मरना होगा। ये सुनकर सुप्रीम मास्टर अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, पर फैंग के सामने उनकी ये चाल काम नहीं आती क्योंकि फैंग पलक झपकते उसे पकड़कर घुमाते हुए जमीन की तरफ थ्रो कर देता है। अब इससे पहले कि वो जमीन के साथ टकरा पाता, फैंग फिर से उसके नजदीक आते हुए उसे एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से सुप्रीम मास्टर कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाकर एक बिल्डिंग के साथ टकराते और उनके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और फिर फैंग तेजी से उसकी बॉडी के अंदर अपनी स्वॉर्ड धंसाकर उसे जान से मारते हुए उसकी स्टोरी रिंग उससे छीन लेता है, जिससे उसे एक और
और ब्लड लुआ क्रिस्टल मिल जाता है। उसे पाकर फैंग काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे 10,000 पॉइंट्स और मिलेंगे। और फिर इसके बाद वो उन स्पेशल इनवॉइस की स्टोरी रिंग्स को लेता है, जिनमें से एक तो खाली थी, जिसे फैंग फेंक देता है, पर वो बताता है कि उसके अंदर काफी दिलचस्पी आ रही होती है, इसीलिए वो उसे चेक करने लगती है। और वहीं दूसरी स्टोरी रिंग के अंदर से फैंग को एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर एक ब्लड लुआ क्रिस्टल था, जिसे हासिल करने के बाद फैंग अब काउंट करने लगता है कि उसके पास टोटल कितने ब्लड लुआ क्रिस्टल्स हैं। तो उसे मालूम होता है कि अब उसके पास 10 क्रिस्टल्स हैं। तभी वो आता उसके पास आती है और वो कहती है, तुम्हें पता भी है ये जो अभी अभी तुमने फेंका ये क्या है? ये एक लाइट इंटेलिजेंस कम्युनिकेटर है। तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब है? वो बाता काफी ज्यादा गुस्से में ये बोल रही थी, पर हम देखते हैं कि फैंग तो उन ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पर फिर भी उसने जितनी सी बात सुनी थी वो कहता है, क्या? तो वो बातों से समझाने लगती है कि ये कम्युनिकेटर किस काम आता है। वह बताती है कि ये ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर इन डायमीटर में फैला हुआ है, जिसका मतलब है 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। और इसी वजह से अगर ये लोग एक दूसरे से बात करना चाहें तो इंस्टेंटली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन ये डिवाइस जो तुम देख रहे हो, ये इंस्टेंटली लॉन्ग डिस्टेंसेस पर मैसेज भेज देती है। और इसमें यह भी रिकॉर्ड हो गया है कि तुमने उन दोनों बंदों को मारा है, जो इसने इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर सी योंग को भेज दिया है। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग भी शॉक हो जाता है। तभी बुबाता आगे कहती है, वो वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर है, अगर उसने तुम्हें हंट करना चाहा तो तुम बचकर नहीं जा पाओगे। हमारे पास अब 10 क्रिस्टल्स हो चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर अब फैंग भी सोच में पड़ जाता है और उसको जो स्पेशल इनवॉय की स्टोरी रिंग से ट्रेजर बॉक्स मिला था, उसके अंदर उसे एक नोट भी मिलता है, जिस पर वर्ल्ड मास्टर सी योंग ने लिखा हुआ था, मैंने अपनी डील के अकॉर्डिंग तुम्हें 10 ब्लड लुआ क्रिस्टल्स भेज दिए हैं, अब अपना वादा पूरा करना। इसी के साथ सीन कट होता हमें वर्ल्ड मास्टर लेवल सी योंग के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो अब यहाँ ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट में यांगेंग सिटी में आ जाता है। यहाँ आते ही हम देखते हैं कि इनके जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे इनके सामने जमीन पर झुके होते हैं। वर्ल्ड मास्टर सी योंग वहां पर आते अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी टेरिटरी में आकर मेरे डिसाइबल को किल कर दिया और मेरे ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को चुराया? जब कोई भी सोल्जर उनकी बातों का आंसर नहीं देता तो मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लोगों को फ्रीज करके उन्हें मारने लगते हैं। साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि उन्होंने लुओ फेंग के नेम का वांटेड पोस्टर निकाल दिया है। तो वो अपने सभी सोल्जर्स, स्पेशल इनवॉइस, घोस्ट, शैडो सबको ऑर्डर देते हैं, उस लड़के को पूरी दुनिया के हर कोने में छान मारो और उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। हमें यहीं से ही अंदाजा हो जाता है कि वर्ल्ड मास्टर सी योंग अब कितने ज्यादा गुस्से में है। अब नेक्स्ट डे यांगेंग सिटी में हमें देखने को मिलता है कि मास्टर सी योंग के जितने भी सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर लोगों को मारते हुए उन्हें वांटेड पोस्टर दिखाकर उनसे पूछ रहे थे, क्या तुम में से किसी ने इसे देखा है? पर जब कोई नहीं बताता तो उन्हें जिस जिस पर भी शक हो रहा था वो उसे जान से मारने लगते हैं। वहीं सिटी के चौराहे पे कुछ लोग लुओ फेंग के वांटेड पोस्टर देख रहे होते हैं, तभी उसमें नाकी की टीम का भी एक मेंबर आकर उसे देख लेता है और वो लुओ फेंग को पहचान गया था। इसीलिए वो बिना टाइम हुए मास्टर सी योंग के कमांडर के पास जाता है, जो यहाँ पर मुझे सभी सोल्जर्स को लीड कर रही थी। वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे फेंग की उनके साथ मुलाकात हुई, वो इस सिटी में आया और वो किस फैमिली के साथ मिला था। इस बारे में जानते वो जनरल उस पर्सन को अपने साथ ले लेती है और अपनी पूरी टीम के साथ नाकी की फैमिली की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि नाकी के फादर नाबू को भी सब कुछ मालूम हो चुका था कि लुओ फेंग ने कल रात क्या किया है, और वो ये भी जान चुके थे कि लॉर्ड सी योंग भी उस पर्सन को ढूंढने के लिए आ गए हैं। तभी वहां पर लुओ फेंग की एंट्री होती है। उसे देखते ही अंकल ली उसे ग्रीट करने लगते हैं। फेंग नाकी के फादर से कहता है, मुझे आपसे और नाकी से बात करनी है। सीन कट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नाकी और नाबू दोनों ही लुओ फेंग के सामने होते हैं और फेंग उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। अब नाकी के फादर ये जान चुके थे कि वर्ल्ड मास्टर सी योंग लुओ फेंग के पीछे है। फेंग उनसे कहता है, आप सभी लोग खतरे में हैं। नाबू, नाकी, आप मेरे साथ चलें। फेंग की ये बात सुनकर नाकी चौंक जाता है और अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर तो खुद को संभाल नहीं पाते और अपने दिल पर हाथ रखते हुए डगमगाते हुए अपने थ्रोन पर बैठकर कहते हैं, हमारी फैमिली यहाँ पर सेंचुरीज से रह रही है, मुझे उन्हें बचाना होगा। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर सी योंग के लोग बड़ी बेरहमी से उनकी फैमिली को जान से मारते हुए सीधे नाबू और नाकी को लेने के लिए बढ़ रहे होते हैं। नाबू भागते हुए अपने बेटे को पकड़कर लुओ फेंग के सामने ले आते हैं और उससे कहते हैं, लुओ फेंग, प्लीज तुम नाकी को अपने साथ यहाँ से दूर ले जाओ, हमारे बचने के तो चांसेस बहुत कम है, कम से कम ये तो बच जाएगा। इस पर नाकी रोने लगता है और अपने फादर के गले लगते हुए कहता है, नहीं फादर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। उसके फादर की आंखों में भी आंसू थे, पर फिर भी वो अपने बच्चे को चुप करवाते हुए कहता है, रो नहीं मेरे बच्चे। इतने में ही नाकी भी अपने घुटनों पर आ जाता है, तो उसके फादर भी नीचे आते हुए उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, एट द एंड एक मर्द को अपने खुद के दम पर ही आगे बढ़ना होता है, अब तुम्हारा भी वक्त आ चुका है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाकी भी अपने फादर के गले लग जाता है और कहता है, नहीं, पर मैं अपनी फैमिली को खतरे में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ।
उन दोनों बाप बेटे को इस तरह से एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव लगाता हुआ देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है और वो भी इमोशनल हो चुका था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब फैंग के ऊपर भी ऐसा टाइम आया था, पर उस वक्त उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। नाबू के फादर फैंग को इशारा करते हैं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, तो अब फैंग नाबू की जान बचाने के लिए उनकी मेमोरीज को इरेज करते हुए नाकी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है और मास्टर सीओ के गार्ड्स और सोल्जर्स नाबू की फैमिली को पीटते हुए उन सभी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं फैंग और नाकी के लिए सिटी से बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस सिटी में हर तरफ मास्टर सीओ के गार्ड्स कुत्तों की तरह गश्त लगा रहे हैं, पर वो दोनों किसी न किसी तरह करके इनसे बचने में कामयाब हो पा रहे थे। पर तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। इस पर फैंग फौरन से उस गार्ड की मेमोरीज को इरेज कर देता है। इसलिए मास्टर सीओ के सभी सोल्जर्स की नाक के नीचे से निकलते हुए फैंग नाकी को अपने साथ ले जाकर यांग सिटी से दूर चला गया था। सीन कट उतर में मास्टर सीओ को दिखाया जाता है, जिनके पास उनकी जनरल आती है और उन्हें ग्रीट करते हुए नाबू और बाकी सभी को उनके सामने पेश करती है। मास्टर सीओ को देखकर नाबू की पूरी फैमिली अपने घुटनों पर आ जाती है, पर सीओ कहाँ उन पर रहम करने वाला था। वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इन सभी लोगों को हवा में उठा लेता है, पर हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ उसने वहां पर मौजूद सारी की सारी बिल्डिंग्स को तोड़कर उन्हें भी हवा में उठा लिया था। और हमें दूर से भी एक नजारा देखने को मिलता है कि मास्टर सीओ की पावर्स को रिलीज करने की वजह से आधे से भी ज्यादा यांग सिटी अब डिस्ट्रॉय होकर हवा में उड़ रही है। अपनी पावर्स का नमूना दिखाने के बाद मास्टर सीओ उन सभी से कहते हैं, मुझे सच बताओ और मरो। उनमें से एक बंदा जो फैंग के बारे में जानता था वो डरते हुए कहता है, उसका नाम फैंग है, हम उससे सिटी के बाहर मिले थे, उसने 13 एक्सिस को बहुत आसानी से मार दिया था। उसकी इस बात से मास्टर सीओ को कंफर्म हो जाता है कि यह जरूर वही बंदा है। तो वो उससे पूछते हैं वो कहाँ से आया है, क्या उसकी कोई एलाइज है। अंकल ली उन्हें बताते हैं, हम सिटी वापस आने के बाद अलग हो गए थे, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर मास्टर सीओ उसे अपने हाथ से पकड़कर फ्रीज करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब नाकी के फादर कहते हैं, मैंने नाकी से उसके बारे में सुना था, पर कभी भी इन पर्सन उससे नहीं मिला। मास्टर से कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो मेरे स्पेशल यूनिवर्स के मरने के बाद से ही गायब है, जरूर वो भी इन सब में शामिल होगा। इस पर अब नाकी के फादर के पास कोई भी आंसर नहीं होता, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि उनका बेटा कहाँ है। फैंग ने उनकी मेमोरीज इरेज कर दी थी, इसलिए वो अपने दिमाग पे जोर देने लगते हैं और उनके पसीने छूट रहे थे। उनके कोई जवाब न देने की वजह से मास्टर सीओ उनकी फैमिली के मेंबर्स को एक एक करके फ्रीज करके टुकड़े टुकड़े करते हुए मारते जा रहे होते हैं। पर नाबू को वाकई अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसीलिए वो कोई आंसर नहीं दे पाते और एक एक करके अपनी फैमिली मेंबर्स को मरते हुए देखते रहते हैं। और अब लास्ट में मास्टर सीओ उसे भी फ्रीज करना शुरू कर देते हैं, पर अब भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। तो मास्टर सीओ की जनरल, जो कि असल में उनकी डिसाइबल भी है, वो नाबू को पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करती है, पर फिर भी उसे फैंग और नाकी के बारे में कोई इन्फो नहीं मिलती। मास्टर सीओ को भी समझ आ जाता है कि उस पर्सन ने इनकी मेमोरीज को इरेज कर दिया है। उनकी डिसाइबल नाबू को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी मास्टर उससे कहते हैं, रुको, ये हमारे काम आ सकता है। और अब इसके बाद मास्टर सीओ अपनी इविल स्माइल करते हुए कहते हैं, फैंग, तुमने इमोर्टल पैलेस को ऑफेंड किया है, तुम अब हमारी डेथ लिस्ट में हो, चाहे कहीं भी चले जाओ, पर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाओगे। इसी के साथ सीन कट होता हम देखते हैं लुओ फैंग और नाकी को, जो कि अब यांग सिटी से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। जहाँ एक जगह पर रुकते हुए फैंग नाकी से कहता है, हम लोग यूरोंग वर्ल्ड में आ गए हैं, सीओंग यहाँ से डजन्स ऑफ वर्ल्ड्स दूर है, वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक कभी नहीं आ सकता, और ये जगह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी है। ये कहते हुए फैंग उसे अपनी स्टोरी रिंग से एक स्क्रोल निकाल कर देता है और कहता है, तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्लान तैयार किया है। ये कहते हुए वो स्क्रोल उसे दे देता है, जिसे नाकी पाकर काफी खुश होता है। तभी फैंग एक स्टोरी रिंग उसे देते हुए कहता है, इस स्क्रोल में दी गई टेक्निक्स और स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हो, और इस स्टोरी रिंग में मौजूद ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी प्रैक्टिस को स्पीड अप कर सकते हो। इससे तुम आसानी से यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाओगे, पर अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम डोमेन मास्टर लेवल पर भी पहुंच सकते हो। ना कि ये पाकर लुओ फैंग का शुक्रिया अदा करता है। फैंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। हाउएवर, एक रियल हीरो हमेशा अकेले ग्रो होता है। इस पर नाकी भी अपनी आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिलाता है। फैंग उसे ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इस पर नाकी भी अपने दिल में कहता है, गुड बाय। वहीं अब फैंग अपने स्पेसशिप में चला जाता है, जहां बबाता उसे बताती है, हमने अपनी जरूरत से ज्यादा ब्लड लुओ क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए हैं और अब बस तुम्हें 2 और ब्लड लुओ क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करने हैं और फिर तुम बन जाओगे ब्लड वॉरियर। फैंग अपना चेहरा लटकाते हुए कहता है, मैं दूसरा क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तभी वो अपने सामने स्क्रीन पर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी को ओपन करते हुए कहता है, यहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें हमारी बॉडी की 10 टाइम्स ज्यादा एबिलिटी रिक्वायर होगी। पता नहीं ये एबिलिटी कौन सी है,
लगता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो सोचने लगता है, तभी बुबाता उसे चौंकाते हुए कहती है, नाकी ने कहा था जितनी ज्यादा हैवी फॉग होगी उतना ही इन्हें अब्जॉर्ब करना आसान होगा। लो मिल गया रास्ता। और फिर वो उसे स्क्रीन पर एंशिएंट गोड रूइंस दिखाती हैं जो कि इविल फोग से भरी हुई हैं। तो फैंग वहां पर जाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद ये लोग अपने स्पेसशिप और बड़ी तेजी के साथ उन एंशिएंट गोड रूइंस पर पहुंच जाते हैं। जहां फैंग के उन रूइंस के अंदर जाने से पहले बुबाता उसे बताती है ये रूइंस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इन डायामीटर्स में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने प्लेनेट अर्थ को यहाँ पर फेंक दें तो वो रेगिस्तान में मौजूद रेत के कण की तरह होगी, यानी कि ये एंशिएंट गोड रूइंस इतनी ज्यादा बड़ी है। बुबाता की ये बात सुनने के बाद फैंग अपना आर्मर वेयर करते हुए एंशिएंट गोड रूइंस की तरफ निकल पड़ता है। वहां कोरा जब उसकी बॉडी में जाता है तो उसे किसी को किल करने की ख्वाहिश होने लगती है। ये इविल ओरा फैंग की बॉडी में बैड इंटेंशंस भरने लगा था। इसे फील करते हुए फैंग एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये ओरा तो मुझे पागल बना देता। फैंग इस ओरा के इफेक्ट से खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी इमोर्टल पैलेस के कोई स्पेशल इनवॉइस जो यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आए हैं, वो फैंग को देखकर पहचान जाते हैं कि ये इमोर्टल पैलेस का एनिमी है, इसीलिए उन्होंने फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इससे फैंग भी चौंक जाता है कि इनको मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। अब क्योंकि ऑलरेडी फैंग के ऊपर इविल ओरा हावी हो रहा था और उसे किसी को मारने की चाह हो रही थी, इसीलिए वो फाइट में इस इविल ओरा की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। जो देखकर वो स्पेशल इनवॉय फैंग से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर फैंग उसे कहाँ भागने देने वाला था। वो उसका पीछा करने लगता है तो स्पेशल इनवॉय एक ट्रैप फेंक कर फैंग को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, जिससे बचते हुए फैंग ने अपने फ्लाइंग नाइफ्स का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। कि तभी इतने में एक दूसरा इनवॉय अपनी एक्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक करके उसे जान से मारते हुए कहता है, गो टू हेल। फैंग उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक तो करता है, पर उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि वो इसे एक पल के लिए भी नहीं रोक पाता और इससे हिट होते हुए सीधा जाकर एंशिएंट गोड रून्स के अंदर गिरता है। ये वाला बंदा लुओ फैंग से ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो फैंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो फैंग अपनी बॉडी को चेंज करते हुए उसके ऊपर ही भारी पड़ने लगता है, जिसमें अब वो जैसे अपनी शैडो ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस इनवॉय को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर दूसरा बंदा आकर उसे बचा लेता है। और यहाँ पर अब एक साथ 4-5 लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिन्हें फैंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए दूर हटने पर मजबूर कर देता है और स्लैश अटैक लगाते हुए उस पर्सन को जान से मारने ही वाला था। पर टाइम रहते ही वो बंदा फैंग के अटैक को डोज कर लेता है। अब क्योंकि वो मरता मरता बचा था तो वो फैंग के ऊपर एक ट्रैप फेंकता है ताकि फैंग उसका पीछा न कर सके और खुद वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है। इस वक्त इस बंदे की हालत कितनी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अगर इसके साथ ही इसके साथ फैंग को रोकने वाले ना होते तो ये कब का मारा जाता। फैंग उसके साथियों को संभालने में उलझा होता है और उसको इस तरह से अपने 3 टीममेट्स के साथ एक ही वक्त में फाइट करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हम दोनों ही यूनिवर्स लेवल 9 पर हैं। मुझे लगा था कि मैं इसे आसानी से किल कर दूंगा, लेकिन इसके मूव्स तो शैडोज से भी ज्यादा फास्ट हैं। और तो और इसने घोस्ट के हमलों से बचते हुए मुझे एक हार्ड हिट दी। अभी वो इतना सोच रहा होता है कि तभी फैंग उसके साथियों से बचते हुए दोबारा से इसे मारने के लिए आगे बढ़ चुका था, जिससे बचने के लिए ये भागने लगता है। पर उसके टीममेट्स दोबारा से फैंग के ऊपर हमला करते हुए उसे उलझा लेते हैं और ये लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वेपन्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब इससे पहले कि इनके वेपन्स फैंग की गर्दन को टच कर पाते, फैंग अपनी एब्सोल्यूट डोमेन का इस्तेमाल करते हुए सभी को फ्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से ये सभी पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। उनके स्पिरिचुअल वेपन्स को देखकर फैंग अपनी स्टोरेज रिंग से अपने सारे के सारे फ्लाइंग नाइफ्स निकाल लेता है और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कि मानो फ्लाइंग नाइफ्स का तूफान आ गया हो। और फिर फैंग अपने इन सभी फ्लाइंग नाइफ्स से उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिनसे बचने के लिए वो सभी स्पेशल इनवॉइस अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं। पर यह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, इसीलिए वो लोग अपने स्पेसशिप को वहां पर बुला लेते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर अफसोस इस भागदौड़ में उनका एक साथी फैंग के हाथों मारा जाता है और बाकी के सक्सेसफुली भागने में कामयाब हो जाते हैं। फैंग उनका पीछा नहीं करता, बल्कि उसने जिस स्पेशल इनवॉय को मारा था वो उसकी स्टोरी रिंग को अपने पास रख लेता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ये लोग पहले वाले स्पेशल इनवॉयस के जैसे पावरफुल तो नहीं है, पर सभी टैलेंटेड हैं और इनके पास वेपन्स भी कमाल के हैं। ये जरूर इमोर्टल पैलेस के बेस्ट वॉरियर्स होंगे। अच्छा हुआ मैंने इन सभी को नहीं मारा, अगर ये सभी अभी मेरे हाथों मारे जाते तो यहाँ का माहौल और भी खराब हो जाता। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे जल्द ही जल्द अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। ये कहते साथ साथ फैंग उन रूइंस की गहराई में भी जा रहा होता है, जहाँ बुबाता उसे साथ साथ ये बता रही होती है कि अभी इस जगह का ऑरा कितना ज्यादा डेंस है। फैंग जैसे जैसे ज्यादा डेंस ऑरा में जा रहा था तो उसे अपनी हड्डियों और बॉडी में चेंजेस महसूस हो रहे होते हैं और फिर एक जगह पर पहुंचकर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी बॉडी अंदर से पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और वो दोबारा से इवॉल्व हो रहा है। फैंग की बॉडी के सेल्स पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है। फैंग इस पावर को फील करते हुए कहता है, वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं रीबोर्न हुआ हूँ। अगर मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है और टाइम भी बचाना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा घनी इविल फॉग में जाना होगा।
और फिर वो और भी ज्यादा डेंस इविल फोग को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक जगह पर एक पिट नजर आती है। इस जगह की इविल फोग एक्सट्रीमली हैवी होती है, जहाँ पर कोई आम वॉरियर या स्पेशल इनवॉइस जाने का सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए फैंग अब अपनी कल्टीवेशन करने के लिए इसी जगह को चूज करता है और उसके अंदर जाना शुरू कर देता है, जहाँ अपने लिए बैठकर कल्टीवेशन की जगह ढूंढते वक्त वो सोचता है, मेरी ह्यूमन बॉडी और मूशा क्लैन बॉडी की कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए मुझे अभी भी इफेक्टिव बैटल स्किल्स की जरूरत है। इसी दौरान फैंग को कुछ रियलाइज होता है तो एक जगह पर रुक जाता है और उसे अपने सामने कुछ प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, जिसमें एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर एक वॉरियर के साथ फाइट कर रहा होता है। इससे फैंग को रियलाइज होता है कि ये इविल फोग यहाँ पर इनकी बैटल के ओरा की वजह से क्रिएट हुई है, और ये तब की बात है जब इस कॉन्टिनेंट के बीस्ट और ह्यूमंस ने मिलकर एलियंस के अगेंस्ट फाइट की थी। उस फाइट में हुई इतनी ज्यादा किलिंग्स की वजह से यहाँ पर योरा इकट्ठा हो रखा है। फैंग उस बीस्ट को देखते हुए कहता है, इसकी फॉर्म और पावर्स तो बिल्कुल गोल्डन हॉर्न बेहमूथ से मिलती जुलती हैं, और ये भी एक स्ट्रेलर जाइंट है। यहीं से फैंग को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए भी 3 न्यू स्किल्स मिल जाते हैं, जिनमें से पहला होता है शैडो हंटिंग, दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग, तीसरा गोल्डन हॉर्न। इन स्किल्स की वजह से फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कल्टीवेशन की रफ्तार भी अब बढ़ जाएगी। अब फिर इसके बाद फैंग उस इविल फॉग से भरी हुई खाई के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी मूशा क्लैन बॉडी को बाहर नजर रखने के लिए भेज देता है, जहां उसकी मूशा क्लैन बॉडी बाहर कॉन्टिनेंट में हो रहे सभी हालात के बारे में फैंग को इन्फॉर्मेशन देती रहती है। कहाँ क्या हो रहा है, क्या फैंग के लिए जरूरी है, एवरीथिंग। इवन के नाकी क्या कर रहा है, इसके बारे में भी फैंग को इन्फो मिलती रहती है। जो सब कुछ जानकर फैंग कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है, मेरी ट्रू गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी की वजह से मैं इस इविल फोग को क्विकली अडेप्ट कर पा रहा हूँ, जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड और बढ़ रही है। मैं खुश हूँ कि मेरी दी हुई टेक्निक्स और ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए नाकी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पा रहा है। हाउएवर वो नहीं जानता कि उसकी फैमिली को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। लकीली उसके फादर नाबू अभी भी जिंदा है। सियोंग ने उसे किल नहीं किया और नाकी के लिए बलि का बकरा बनाकर रखा हुआ है, इसीलिए अभी के लिए वो सेफ हैं। मेरे ब्लड वॉरियर का टाइटल हासिल कर लेने के बाद मैं उन्हें रेस्क्यू करूंगा। हमें देखने को मिलता है कि फैंग के लिए सेकंड ब्लड लुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। वो कई बार ट्राई करता है उसे एब्जॉर्ब करने की, लेकिन हर बार फेल हो रहा था, और आखिरकार कई बार लगातार कोशिश करने के बाद वो इसे एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। और फिर जब वो अपनी पावर्स को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी अटैक्स की पावर्स अब दोबारा से 50% तक इंक्रीज हो गई हैं, और उसके ओरिजिनल लॉज की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियरर होती जा रही है, जिससे वो अपने मल्टीपल क्लोन्स को और भी इजीली और अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। तो वो सोचने लगता है कि अब मैं अपनी गोल से सिर्फ एक कदम पीछे हूँ, पर बदकिस्मती से मैं तीसरे ब्लड लुओ क्रिस्टल को अभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे मेरी बॉडी की 100 टाइम्स एबिलिटी चाहिए, और मेरे लिए तो दूसरे क्रिस्टल को ही एब्जॉर्ब कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल था। मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी फैंग को अपने नजदीक कोई हलचल महसूस होती है। वहां जाकर उसे देखते हुए वो कहता है, ये तो और भी गहराई में जाने का रास्ता है, जरूर नीचे कुछ ना कुछ तो है। वहाँ की इविल फोग और भी ज्यादा डेंस है। अब क्योंकि उसे अपनी आगे की कल्टीवेशन के लिए ऐसी ही एक जगह चाहिए थी, इसीलिए वो उसकी और गहराई में जाने लगता है, जहाँ काफी देर तक नीचे चलते रहने के बावजूद भी फैंग को उसका बॉटम नहीं मिला था। इसीलिए वो सोचता है, मैं 5000 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ, पर इसकी डेप्थ है कि खत्म होने का नेम ही नहीं ले रही। ऐसे ही करते करते वो 9000 किलोमीटर नीचे चला जाता है, फिर 12000, फिर 15000, और फाइनली वो नीचे पहुंच ही जाता है, जहां की इविल फॉग पहले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा डेंस है। वहां पर पहुंचकर वो अपने आसपास देखने लगता है कि हलचल कहां से हो रही थी। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ठीक फैंग से थोड़ी ही दूर एक पर्सन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, जिसे फैंग की मौजूदगी महसूस हो जाती है। तो वो अपने एक बंदे से कहता है, ये यहाँ पर जो कोई भी आया इसने मेरी कल्टीवेशन को इंटरप्ट किया है, उसे मार डालो। तो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को मानते हुए वो बंदा फैंग को जान से मारने के लिए निकल पड़ता है, पर हमें यहाँ पर इसकी लुक नहीं दिखाई जाती कि आखिर ये है क्या भला। वहीं फैंग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि तभी उसे भी रियलाइज होता है कि कोई बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी उसे अप्रोच कर रही है। इसीलिए वो अपना वेपन निकाल कर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो पर्सन जो फैंग को किल करने के लिए आया वो भी वहां पर आ जाता है, और आते ही फैंग के ऊपर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिसे फैंग ब्लॉक तो कर लेता है, पर उस पर्सन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। वो फैंग की दूसरी तरफ से आते हुए उस पर हमला करता है। फैंग फिर ब्लॉक कर लेता है, वो फिर हमला करता है। फैंग फिर ब्लॉक कर लेता है, वो फिर हमला करता है। ऐसे वो तेजी के साथ फैंग के ऊपर कई बार हमला करता है, जिसे हर बार फैंग ब्लॉक कर ले रहा था, पर फैंग उसके साथ फाइट बैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बंदा उसे मौका ही नहीं दे रहा था हमला करने का। और जब फैंग को एक मौका नजर आता है तो वो फौरन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा उसे डॉज करते हुए दोबारा से फैंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे बुरी तरह से हिट होने की वजह से फैंग दूर जा गिरता है। और इन दोनों की ये फाइट बिल्कुल गूज बम्स दे देने वाली थी। अगर फैंग से यहाँ पर जरा से भी लापरवाही हो जाती
तो इस बंदे का वेपन उसकी बॉडी को चीर देता। अब इन दोनों के बीच तेजी के साथ फ्लाई करते हुए कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें काफी देर तक फाइट करते रहने के बाद फाइनली फेंग उस पर्सन का बाजू काटने में कामयाब हो जाता है। पर वो बंदा फिर भी नहीं रुकता। वो अपने दूसरे हाथ से फेंग को जान से मारने की कोशिश करता है। फेंग उसे जान से मारना नहीं चाहता था, पर उसे ना रुकता हुआ देखकर वो कहता है, अगर इंजरीज और पेन तुम्हें नहीं रोक सकती तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कहते हुए फेंग अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लाइट से भी ज्यादा रफ्तार के साथ उसके ऊपर चारों तरफ से हमले करते हुए फाइनली उसे जान से मार डालता है। उसने उसको बहुत ही ब्रूटली किल किया था। हमें देखने को मिलता है कि फेंग ने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो पर्सन फिर भी मरते हुए यही बोल रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे देखते हुए फेंग को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है, ओह नो, ये एक डोमेन मास्टर है पर पागल हो चुका है। पर एक पागल डोमेन मास्टर यहाँ नीचे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। कहीं अब इससे पहले कि फेंग आगे कुछ कह पाता, तभी उसके आसपास की जमीन हिलने लगती है और उस मॉन्स्टर की बॉडी हवा में उड़ने लगी थी, जो देखकर फेंग को रियलाइज हो जाता है कि इस बंदे को कंट्रोल करने वाला कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। इसलिए वो ये कहते हुए वहां से जाने लगता है कि इसका मेरे साथ फाइट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, फेंग को अपने आसपास का टाइम रुकता हुआ महसूस होता और उसकी बॉडी के अंदर की सारी मूवमेंट्स ठप पड़ जाती हैं और उसका हार्ट भी स्लो होने लगा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक मास्टर ने फेंग को अपनी डोमेन के अंदर ट्रैप कर लिया है, जिस वजह से फेंग मूव भी नहीं कर पा रहा होता। और वो बंदा कहता है, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। फेंग उस पर्सन के प्रेजेंस को महसूस करते हुए कहता है, मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है कि ये मेरे नाक से अंदर नहीं जा रही, बल्कि सीधा मेरी सोल से आ रही है। ये बंदा जो कोई भी है खौफनाक है। असल में दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये लुओ फेंग की ह्यूमन बॉडी है। इसी वजह से वो इस डोमेन में ट्रैप्ड है, पर अगर वो अपनी मूशा बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो पल भर में ही यहाँ से निकल सकता है। तभी वो पर्सन फेंग से कहता है, तुम यूनिवर्स लेवल पर हो, लेकिन तुमने मेरे डोमेन लेवल ब्लड डीमन को मार दिया। मेरा नाम ब्लड गॉड बाकी है, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ। और फिर वो फेंग को 2 चॉइसेस देता है, सरेंडर करो या मरो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से अपना डिसीजन बताओ। 10, 9। ये कहते हुए वो धीरे धीरे करके फेंग के आसपास के इन्वायरमेंट को ब्लास्ट करता जा रहा था। और जैसे ही 10 सेकंड्स कंप्लीट होते, फेंग की बॉडी भी ब्लास्ट। हम देखते हैं कि जैसे जैसे काउंटडाउन खत्म होता जा रहा होता है तो फेंग की बॉडी के ऊपर भी क्रैक्स आ रहे थे और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। पर फेंग को इस सबसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, तो वो अपने मन में सोचता है, मैं अपनी मूशा बॉडी का यूज करते हुए यहाँ से निकल सकता हूँ, पर उससे मेरी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी और इमोर्टल पैलेस वाले मुझे हंट कर लेंगे। क्या मुझे रुकना चाहिए या निकलना चाहिए? यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और अब जैसे वो बंदा फेंग को किल करने ही वाला होता है, तभी फेंग कहता है, माय लॉर्ड, यानी कि उसने सरेंडर कर दिया है। ये सुनकर ब्लड गॉड बाकी अपनी सारी पावर्स को हटा लेते और कहते हैं, तुमने सही फैसला किया। अब फेंग की जान में भी जान आती है। ब्लड गॉड बाकी उससे कहते हैं, अब से तुम अपना नेम और पास्ट भूल जाओ, क्योंकि तुम एक ब्लड गार्ड हो। अब क्योंकि फेंग सरेंडर कर चुका और ये पर्सन फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वो इसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था, इसीलिए उनकी बात को मान जाता है। और फिर इसके बाद ब्लड गॉड बाकी लुओ फेंग को अपने साथ अंडरग्राउंड पैलेस में ले जाते हैं, जहां पर वो कल्टीवेशन कर रहे थे। फेंग उनके साथ जाते हुए पैलेस में मौजूद वॉरियर्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ पर तकरीबन 100 ब्लड गार्ड्स हैं जो यांग सिटी की फोर्सेस से कहीं स्ट्रॉन्गर हैं। इनकी प्रोटेक्शन से शायद मैं इमोर्टल पैलेस से छुटकारा पा लूं। वहीं अब ब्लड गॉड बाकी अपने सभी वॉरियर्स में अनाउंस करते हैं, अभी से ये पर्सन हम में से एक है और इसका नंबर है 97। बेसिकली ये फेंग का न्यू नेम है जो उसे ब्लड वॉरियर के तौर पर मिला है। वो फेंग को ये बता रहे होते हैं कि तभी फेंग की नजर एक स्टैचू पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। तो इस पर ब्लड गॉड बाकी उसे बताते हैं कि जब एलियंस ने यहाँ पर हमला किया था तो सभी ब्लड वॉरियर्स ने बीस्ट गॉड की लीडरशिप के अंडर में उनके साथ फाइट की थी, और ये उन्हीं का स्टैचू है जो कि असल में एक बीस्ट गॉड थे। और फिर वो कहते हैं, नंबर 97, एज अ ब्लड गार्ड हमें बीस्ट गॉड की फाइटिंग स्पिरिट को कैरी करना है। जिस पर फेंग और वहां पर हम जो सभी ब्लड गार्ड्स उनकी इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि फेंग बीस्ट गॉड की स्टैचू में बहुत इंटरेस्टेड है कि तभी इतने में ब्लड गॉड बाकी को अपने रिस्ट डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने के बाद वो अपने नंबर 1 ब्लड गार्ड से कहते हैं, तुम नंबर 97 के मेंटोर हो। नंबर 1 उनके ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हुए घुटनों पर आकर उन्हें ग्रीट करता है, जिसके बाद ब्लड गॉड बाकी और वहां पर मौजूद सभी ब्लड गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब नंबर 1 फेंग को अपने साथ ले जाते हुए उसे बताते हैं, लॉर्ड बाकी का गोल ब्लैक वॉरियर बनना है और हम सभी ब्लड गार्ड्स की ड्यूटी लॉर्ड बाकी को प्रोटेक्ट करने की है। इस पर फेंग उनसे पूछता है,
पहले ही ब्लड वॉरियर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ब्लैक वॉरियर तो सिर्फ किस्से कहानियों में एग्जिस्ट करते होंगे। नंबर 1 उसे बताते हैं कि ब्लैक वॉरियर बनने के लिए 10 ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है और हमारे लॉर्ड बाकी ने ऑलरेडी 8 क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं। इस पर फेंग हैरानी के साथ कहता है 8। अब तक नंबर 1 लुओ फेंग को अपने साथ इविल फोक एक भंवर के पास लेकर आ चुके थे जिसकी इविल फोक की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। वो उसे बताते हैं कि तुम जितना ज्यादा इसके कोर की तरफ बढ़ते जाओगे इसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और इसके कोर की डेंसिटी बाहर मौजूद इविल फोक से 10 गुना ज्यादा है। इवन इलाइट ब्लड वॉरियर भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन हमारे लॉर्ड बाकी इसके डीपेस्ट कोर में जाते हैं। इसीलिए उन्हें ट्रिलियंस ऑफ ईयर से इमोर्टल पैलेस का ग्रेटेस्ट जीनियस कहा जाता है। उनकी ये बात सुनकर फेंग के मुंह से निकलता है वो इमोर्टल पैलेस के मेंबर हैं। तो नंबर 1 उसे बताते हैं ऑफ कोर्स इमोर्टल पैलेस की सपोर्ट के बिना ब्लड गार्ड यहाँ तक नहीं आ सकते थे। ये जानकर फेंग अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं इन रूइंस में ब्लड गार्ड की प्रोटेक्शन में अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर पाऊंगा। अगर बाकी इमोर्टल पैलेस के इतना ज्यादा क्लोज है तो फिर तो मैं सीधा एक ट्रैप में आ गया हूँ। वहीं अब नंबर 1 वहां से जाने से पहले लुओ फेंग को एक कम्युनिकेटर देते हैं और कहते हैं इसे पहनकर हमेशा चौकन्ने रहो। फेंग उनके ऑर्डर को मानते हुए वो रिस्ट डिवाइस पहन लेता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि नंबर 1 ब्लड गॉड बाकी के साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें यांग सिटी में हुई वारदात और इमोर्टल पैलेस के स्पेशल इनवॉइस के साथ क्या क्या हुआ है वो सब कुछ मालूम है। और क्योंकि फेंग भी उन्हें यहाँ पर एंशिएंट रूइंस के उसी इलाके के आसपास मिला है जहाँ स्पेशल इनवॉइस के ऊपर अटैक हुआ था, तो इसीलिए उन्हें फेंग के ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए ब्लड गॉड बाकी वहां से जाते हुए नंबर 1 से कहते हैं नंबर 97 बहुत टैलेंटेड है, पर अगर उसने इमोर्टल पैलेस के लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो हमें उसे पनिश करना होगा, इसीलिए तुम उस पर नजर रखना। इस पर नंबर 1 उन्हें कहते हैं माय लॉर्ड, मैंने उसे कम्युनिकेटर डिवाइस पहना दिया है जिससे हम हर पल उसकी लोकेशन पर नजर रखेंगे। अगर उसने हमें धोखा दिया तो वो चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बबाता ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो फौरन से जाकर फेंग को बताती है, जिस पर फेंग उसे कहता है कि वो सिर्फ मुझ पर शक कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं कि ये सब मैंने किया है। अगर मैं अब सिर्फ यहाँ पर बैठकर कल्टिवेशन करता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। बबाता भी उसकी इस बात पर एग्री होती है, क्योंकि अगर उन्होंने लुओ फेंग के साथ कुछ करना होता तो अब तक वो कोई ना कोई एक्शन ले चुके होते, पर फिर भी वो लोगों पर नजर रखती है। वहीं अब फेंग तीसरे ब्लड लुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए इविल फोक के भंवर के कोर में जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर बाकी ये कर सकता है तो मेरी ओरिजिनल बॉडी तो गोल्ड रोन बहमूत है और वो तो इस इविल फोक को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, तो मैं तो डेफिनेटली कर लूंगा। जैसे जैसे फेंग उस इविल फोक के भंवर के कोर की तरफ बढ़ रहा होता है तो वैसे ही वैसे उसे अपने अंदर चेंजेस महसूस हो रहे थे और उसके ऊपर इसका काफी ज्यादा दबाव भी पड़ रहा होता है, जिसे संभाल पाना फेंग के लिए मुश्किल हो रहा था और उसे इसकी वजह से फिर से किसी न किसी को मारने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। तो इस पर फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इसे लगातार सप्रेस करने लगता है और फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सभी ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है, ताकि जल्द से जल्द अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सके। जिनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए वो साथ ही साथ अपने मन में ये भी सोच रहा था कि बाकी ने सिर्फ 8 ब्लड क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया है, जबकि मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने 1 मिनट के अंदर 10 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि उसकी पावर्स ब्लैक वॉरियर के बराबरी की है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। अब फेंग के पास जितने भी क्रिस्टल थे वो सारे के सारे तो उसने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एब्जॉर्ब करवा दिए थे, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी बाकी नहीं बचता। तो वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं और ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को कहां से हासिल करूं। तो उसे एक आइडिया आता है जिसमें वो अपनी मूशा बॉडी को सभी ब्लड वॉरियर्स की नजरों से बचते बचाते रूइंस के अंदर से बाहर भेज देता है और फिर उसके जरिए से अलग अलग वर्ल्ड्स में जाकर अलग अलग सिटी लॉर्ड्स को मारते हुए उनसे ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल करने लगता है। और फिर वो ऐसे ही करते करते कई सारे सिटी लॉर्ड्स को ठिकाने लगाकर उनसे ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल करके अपनी ह्यूमन बॉडी को देकर आता है। अब क्योंकि फेंग की ह्यूमन बॉडी तो यहाँ एंशिएंट रूइंस के अंदर कल्टीवेशन कर रही है और मूशा बॉडी बाहर तबाही मचा रही है और ब्लड गॉड बाकी को भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि फेंग क्या क्या कर रहा है, जो जानकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है, क्योंकि जिस पर उन्हें शक था वो तो यहाँ पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा है, तो फिर ये पर्सन कौन होगा, उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं लुओ फेंग की मूशा क्लैन बॉडी ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए मास्टर सी योंग के एक और डिसाइबल को मार डालती है, जो जानकर मास्टर सी योंग तो गुस्से में तिलमिला जाते हैं। वो फेंग को पकड़ने के लिए अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल कर डालते हैं। इवन उन्होंने फेंग के पीछे कई सारे हंटर्स को भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता। फेंग एक के बाद एक क्रूअल पावरफुल पर्सन को मारते हुए उनसे ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल करके बुबाता को देता जा रहा था और उसके इन सभी क्राइम्स की रिपोर्ट ब्लड गॉड बाकी को भी मिल रही होती है।
पर अभी भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं। वहीं हम बबाता और टोका को देखते हैं जो इतने ज्यादा ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को पाकर खुशी के मारे झूम रही होती हैं। इवन वो उसी में तैर भी रही थी। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंग ने कितने ज्यादा वॉरियर्स को किल किया होगा इतने ज्यादा ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए। उनको ये सब कुछ हासिल करते हुए 80 साल गुजर चुके थे और इन 80 सालों में भी लुआ फैंग अपनी ह्यूमन बॉडी को ब्लड लुआ क्रिस्टल एब्जॉर्ब नहीं करवा पाया, जबकि उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक के बाद एक ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किए जा रहा है। फैंग कल्टीवेशन करते साथ साथ अपने मन में कहता है, ब्लड गॉड बाकी को लगता है कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ, पर वो मेरी मूशा बॉडी के बारे में नहीं जानता। मैंने अपनी मूशा बॉडी के थ्रू मेरी ह्यूमन बॉडी के पास जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सारी की सारी स्पेसशिप में भिजवा दी हैं, ताकि अगर वो बाय चांस मेरी तलाशी भी ले तो उसे मेरे पास कुछ भी ना मिले। ये ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट बाउंडलेस है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करता हूँ जो ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को चोरी करके या फिर किसी भी गलत तरीके से हासिल करते हैं। इस 80 साल के टाइम पीरियड में मैं अपनी स्पेसशिप से थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड सिटीज में गया हूँ, जिनमें मैंने सिर्फ एक इविल डोमेन मास्टर को किल किया है और बदकिस्मती से ये भी उस सी योंग का डिसाइबल था। मैं जानता हूँ कि इससे हर जगह हलचल मच सकती है, पर मैं तो ऑलरेडी वहां से निकल गया हूँ। मेरी ह्यूमन बॉडी कल्टीवेशन के लिए इविल फोक के भंवर में है, जबकि मेरी मूशा बॉडी लगातार कई सारे लोगों को किल करते हुए ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल करते जा रही है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लुआ फैंग की मूशा बॉडी जितने भी वर्ल्ड्स में जाकर तबाही मचा रही है, उन सब पर कुछ लोग यहाँ पर नजर रख रहे थे और उन्होंने फैंग की मूशा बॉडी की हर एक एक्टिविटी के ऊपर बहुत ही बारीकी से नजर रखी हुई होती है और वो इस सब के बारे में अपने लॉर्ड को जाकर रिपोर्ट करते हैं, जो कि इस पूरे वसी ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करते हैं। पर ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट वाले खुद ये नहीं जानते और ये वही है जिन्हें ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट के सभी लोग एलियंस कहकर बुलाते हैं। वो सोल्जर्स जो फैंग की हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखे हुए हैं वो अपने लॉर्ड को बताते हैं, माय लॉर्ड, ट्रायलिस्ट नंबर 29361 जो कि लुआ फैंग है, वो फ्रीक्वेंटली 7659 टाइम्स ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट के अंदर इंटर हुआ है, जिसका रीजन अनक्लियर है। जब से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इस एरिया को ट्रायल्स के लिए ओपन किया है, तब से लेकर आज तक हमने ऐसा ट्रायलिस्ट नहीं देखा। इस पर उनका लॉर्ड उनसे कहता है, उसे अपने हिसाब से काम करने दो, तुम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। वहीं इधर ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखते हैं कि वर्ल्ड मास्टर सी योंग लुआ फैंग के हो रहे कारनामों को देखकर गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, सर्च एरिया को एक्सपेंड करो, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। तभी हमें देखने को मिलता है कि इस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में लुआ फैंग ने नाकी के ऊपर भी नजर रखी हुई होती है कि उसकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, जो वाकई में ही काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था और फैंग उससे खुश भी होता है क्योंकि वो अपने खुद के दम पर ही इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। फैंग हमें बताता है कि 80 साल गुजर चुके हैं और अब फाइनली मैं इविल फोक के भंवर के कोर एरिया में जा पाया हूँ और यहाँ इस कोर के अंदर कोई भी इविल फोक नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही पुरानी और गहरी चीज है, जो और कुछ नहीं बल्कि स्टेलर जाइंट की छोड़ी हुई पावर है। इसके विजुअल्स हमें वीडियो में भी दिखाए जा रहे होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। फैंग बताता है कि मैंने यहाँ पर कोर में रुककर एक न्यू स्किल को मास्टर किया, जिसका नेम है स्काई ब्रेकिंग क्लो, और यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने से मैंने कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अपनी 7 शैडो टेक्निक को और भी ज्यादा इंप्रूव कर लिया और उसके डेथ स्किल को अनलॉक किया, जो मेरी अल्टीमेट टेक्निक है। पर मैं इसकी रियल पावर को तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक कि मैं मरने के लिए तैयार ना हूँ, जिसका मतलब है कि शायद मैं इसे फुली मास्टर तब कर सकता हूँ जब मैं मरने वाला होऊंगा। इसी से हमें पता चलता है कि फैंग ने इस पीरियड ऑफ टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्लड गॉड बाकी को, जो अपने थ्रोन पर बैठे अपने रिस्ट डिवाइस में देख रहे होते हैं कि फैंग की लोकेशन क्या है, उसने जिस जिस जगह पर क्राइम्स किए हैं उनकी लोकेशंस क्या हैं और इमोर्टल पैलेस की रिपोर्ट क्या कह रही है। जो सब देखते हुए उनके माइंड में पता नहीं क्या आता है, वो एंशिएंट गॉड रूइन से बाहर निकलते हुए आसमान में जाकर कुछ ढूंढने लगते हैं, जहां वो अपनी सर्च डोमेन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने मन में सोचते हैं इन हो रहे कई सारे केसेस में लोगों ने किलर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फैंग से मिलती जुलती है, जबकि ये सभी विक्टिम्स तो एक दूसरे से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं। कोई यहाँ का रहने वाला पर्सन आखिर फ्रीक्वेंटली लॉन्ग डिस्टेंस किल्स कैसे कर सकता है? हो ना हो इसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ये कहते हुए वो आसमान की तरफ देखते हैं और हमें नहीं बताया जाता कि आखिर अब उनके माइंड में और क्या चल रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें लुआ फैंग की मूशा बॉडी को दिखाया जाता है, जो वही आसमान में फ्लाई करते हुए जा रही होती है। बबाता उसे बताती है कि तुम्हारे पास 80 साल की मेहनत फाइनली रंग ला रही है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने 97 ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, जबकि तुम्हारी ह्यूमन बॉडी अभी भी 2 पर अटकी है। और मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं, पर मैं फिर भी बता दूं कि तुम्हारी मूशा बॉडी ने 9816 ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है। अगर इमोर्टल पैलेस वालों को इसके बारे में पता चल गया तो वो अपना एडी चोटी का जोर लगाते हुए तुम्हें हंट करेंगे। तभी फैंग उसे बताता है, इतने सालों की कड़ी मेहनत और कल्टीवेशन के बाद अब मेरी ह्यूमन बॉडी 3rd ब्लड लुआ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने जा रही है और मेरे ब्लड वॉरियर बनते साथ ही मेरे सारे क्वेस्ट पूरे हो जाएंगे, जिसके साथ ही मेरा ये मिशन फिनिश्ड हो जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे।
वो भी ये बोल ही रहा था कि तभी उसे फील होता है कि कुछ पावरफुल उसे अप्रोच कर रहा है। और फिर जब वो अपने रिस्ट डिवाइस पर चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि ये बाकी है जो उसके स्पेसशिप के सामने पहुंच चुका था। फैंग ये देखकर हैरान हो जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं ब्लड गॉड बाकी को, जो उसके स्पेसशिप को देखते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई वापिस आकर मेरे लोगों को किल करने की। इसी के साथ वो अपने सभी ब्लड वॉरियर्स को बता देते हैं कि नंबर 97 एलियन है, उसे अभी जान से मार डालो। ये बात सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नंबर 1 जो कि लुओ फेंग के पास में ही है, वो उसे मारने के लिए निकल पड़ता है, जबकि लुओ फेंग उस वक्त काफी नाजुक हालात में था क्योंकि वो थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन में होती है। और वहीं लुओ फेंग की मूशा बॉडी वो तेजी से अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ रही थी, जबकि वहीं ब्लड गॉड बाकी अपनी फुल पावर लगाते हुए फेंग के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता और साथ ही बोल रहा था, आज मैं तुम सब एलियंस को खत्म कर दूंगा। हमें देखने को मिलता है कि उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नीचे मौजूद लोगों के ऊपर भी इसकी ऑरा का प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन फेंग के स्पेसशिप के ऊपर इससे खरोच भी नहीं आती, डैमेज होना तो दूर की बात है। और साथ ही उसकी प्रोटेक्शन शील्ड भी एक्टिवेट हो गई थी। तभी इतने में फेंग की मूशा बॉडी भी उसके करीब आ चुकी थी, जिसे देखते साथ ही ब्लड गॉड बाकी उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूशा बॉडी उतने में स्पेसशिप के अंदर जा चुकी थी। अब इससे पहले कि ब्लड गॉड बाकी उस स्पेसशिप के ऊपर एक और अटैक कर पाते, वो बाता उसे बड़ी तेजी के साथ लेकर निकल गई थी, जिसका पीछा तो वो भी नहीं कर पाते, बस गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाते हैं। वही फेंग जिसकी ह्यूमन बॉडी पेन में है, वो अपने मन में कहता है, मेरी आइडेंटिटी सामने आ चुकी है, मुझे ब्लड लुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ से निकलना होगा। इतने में ही नंबर 1 उसके पीछे अपीयर होते हुए अपने स्पेस से फेंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक करते हैं, जिससे हिट होते साथ ही फेंग की ब्लड लुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है और वह बन जाता है एक ब्लड वॉरियर। ये देखकर तो नंबर 1 चौंकते हुए कहते हैं, तुम ब्लड वॉरियर बन गए। तभी इतने में फेंग उनके बाजू को पकड़ते हुए उन्हें घुमाकर कोर एरिया की तरफ फेंकते हुए कहता है, चलो देखते हैं क्या तुम कोर एरिया की इविल फॉग से बच पाओगे। ये बोलकर वो उन्हें कोर एरिया में थ्रो करके वहां से तेजी के साथ निकलने लगता है, जबकि हमें देखने को मिलता है कि कई सारे ब्लड वॉरियर्स यहाँ फेंग को ही ढूंढ रहे थे, जिनसे बचते बचाते फेंग उस एंशिएंट गॉड सील को हासिल करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में बुआता उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, पर तुम तो उन्हीं के एरिया में जा रहे हो, अगर बाकी यहाँ पर वापस आ गया तो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी उसके हाथों से बचकर नहीं निकल पाएगी। फेंग उसे बताता है कि बीस्ट गॉड का स्टैचू 9 यूनिवर्स केओस स्टोन से कहीं ज्यादा यूजफुल है, मुझे उसे लेना ही होगा। ये बोलते हुए जैसे ही वो स्टैचू को पकड़ने वाला था, तभी उसके ऊपर एक ब्लड वॉरियर का अटैक होता है। वो सभी ब्लड वॉरियर्स फेंग को चारों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचते हुए फेंग अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उनसे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, पर उन सब के मिलकर अटैक करने की वजह से फेंग की ह्यूमन बॉडी उनके सामने ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो अपने मल्टीपल क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो मारा गया, बट एक्चुअल में ये तो उसकी एक ट्रिक होती है, जिससे वो इन सभी को उलझाकर दूर आते हुए अपनी क्लाउड रबिंग वाइन्स का इस्तेमाल करके इन्हें जान से मारने लगता है। पर ये सभी ब्लड वॉरियर्स अपनी स्पीड और पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंग की क्लाउड रबिंग वाइन को डिफेंड करने में कामयाब हो पा रहे थे। तो इस पर फेंग उन्हें गुस्सा दिलाते हुए कहता है, तुम सभी खुद को ब्लड वॉरियर कहते हो, पर इतनी देर से तुम्हें स्काई स्क्रैपिंग वाइन ने रोक रखा है। इसी से हमें पता चलता है कि क्लाउड रबिंग वाइन ही स्काई स्क्रैपिंग आर्मर है, जो डिफेंस में नंबर 1 है। तो अब फेंग इन सभी वॉरियर्स को एक ही झटके में खत्म करने के लिए अपनी 7 शैडो टेक्निक के सबसे खतरनाक अटैक स्काई स्लैश अटैक को इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से उसने डोमेन मास्टर लेवल के ज़ोंबी मॉन्स्टर को मारा था। इससे वो एक ही झटके में वहां पर मौजूद सभी ब्लड वॉरियर्स के टुकड़े टुकड़े करते हुए बीस्ट गॉड स्टैचू को लेकर निकल जाता है। अब इससे पहले कि वो एंशिएंट गॉड रूइन से होते हुए अपने स्पेसशिप में पहुंच पाता, तभी ब्लड गॉड बाकी वहां पर आ जाते और उन्हें पता चल चुका था कि फेंग ने उनके बीस्ट गॉड के स्टैचू को चुरा लिया है। इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग को एक ही जगह पर स्टक कर लेते हैं, और तभी इतने में सभी ब्लड वॉरियर्स भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी ब्लड वॉरियर्स फेंग को जान से खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि फेंग को इन्हें देखकर गुस्सा आ रहा था। ब्लड गॉड बाकी उसे कहते हैं, वो स्टैचू मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं। फेंग अपना हाथ आसमान की तरफ करते हुए बीस्ट गॉड स्टैचू को अपनी स्टोरेज रिंग से निकालते हुए उनसे कहता है, क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? कि तभी इतने में उन सभी के पीछे फेंग का स्पेसशिप भी अपीयर हो जाता है, जो इन पर अटैक करने के लिए एक लेजर बीम अटैक चार्ज करने लगा था। वहीं फेंग इविल स्माइल के साथ उस स्टैचू को अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रखते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ब्लड गॉड बाकी गुस्से में अपने सभी वॉरियर्स को उसे जान से मारने का ऑर्डर दे देते हैं, पर इससे पहले कि वो फेंग को टच भी कर पाते, फेंग अपने स्टारशिप के अटैक को शूट करवा देता है, जिसकी चपेट में जितने भी ब्लड वॉरियर्स आते हैं वो फौरन से खाक बन जाते हैं। इवन ब्लड गॉड बाकी भी इससे हिट होकर इंजर्ड हो जाते हैं, और हमें दूर से दिखाया जाता है कि इस अटैक का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। वहीं इस अटैक की डिस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले ही फेंग अपने स्पेसशिप में जाकर यहाँ से निकल जाता है। ब्लड गॉड बाकी खुद को संभालते हुए सिर्फ उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं और बोल रहे थे, ये एक इमोर्टल गॉड लेवल का अटैक था। पर उन्हें फेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो अपना पैर पटकते हुए कहते हैं, एलियंस।
वहीं अब फैंग स्पेसशिप में ध्यान लगाकर अपने गोल्ड हॉर्न बीस्ट के इनर वर्ल्ड में जाता है, जहां वो इस बीस्ट गॉड के स्टैचू को देखते हुए कहता है, इसकी पावर ऑफ लॉस से मैं अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद के स्काई ब्रेकिंग स्किल को जल्दी इंप्रूव कर पाऊंगा और साथ ही मैं यूनिवर्स ओरिजिन लॉस के बारे में और जान सकूंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके इस्तेमाल से मैं काफी कुछ जान पाऊंगा और ग्रो कर सकूंगा। तभी वो वाता फैंग के पास आती है और खुश होते हुए बताती है, ये हे हमारी ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट की जर्नी सक्सेसफुल हो गई, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। तभी फैंग उसे कहता है, नहीं, एक आखिरी चीज बची है, हमें नाकी के पास जाना है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब तक वो यूनिवर्स लेवल तक ना पहुंच जाए वो उस जगह से ना निकले। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सालों के बाद अभी उसकी प्रोग्रेस कैसी है और वो क्या कर रहा है। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो वाता लुओ फैंग को उस जगह पर लेकर पहुंचती है जहाँ फैंग ने नाकी को छोड़ा था, तो उन्हें वो वहां पर कहीं भी नजर नहीं आता। इसलिए वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, पर नाकी के वहां पर होने का कोई भी निशान नहीं था, बस उसकी ट्रेनिंग के निशानात ही बाकी बचे होते हैं। इससे फैंग को मालूम हो जाता है कि नाकी यूनिवर्स लेवल तक पहुंच चुका है, इसीलिए वो अपने फादर को बचाने के लिए चला गया। ये जानकर वो शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ सीन कट होता हमें सी योंग पैलेस का व्यू दिखाया जाता है, जो कि असल में एक जॉइंट बीस्ट के स्कल के नीचे बना होता है। नाकी वहां की प्रिजन के अंदर पहुंचकर अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को किल कर देता है, जहां उसे एक जगह पर अपने फादर मिल जाते हैं जिसे इन लोगों ने जंजीरों से बांधकर लटकाया हुआ था। नाकी जल्दी से अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्री करवाता है और नीचे ले आता है, जहां वो अपने फादर को अपने गोद में पकड़कर कहता है, फादर मैं आपको बचाने के लिए आ गया। यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि नाकी के फादर की आंखों की रोशनी जा चुकी है। वो अपने बेटे से कहते हैं, नाकी क्या ये वाकई तुम हो? तुम अब तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इस पर नाकी उनसे माफी मांगता है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसके फादर कहते हैं, नहीं रुको, मुझे अपने साथ मत ले जाओ, तुम बस यहाँ से भाग जाओ, ये एक ट्रैप है। इस पर नाकी अपने फादर को शांत करते हुए कहता है, फादर मुझे न्यूज मिली है कि वर्ल्ड मास्टर सी योंग बाहर गया हुआ है और यही हमारे यहाँ से बचकर निकलने का परफेक्ट टाइम है। ये कहते हुए वो अपने फादर को सहारा देते हुए साथ ले जाने लगता है और साथ ही साथ बताता है, पिछले 80 सालों में सी योंग ने यांग सिटी के काउंटलेस इनोसेंट लोगों को किल किया है और हमारे होम टाउन को तो उसने लिविंग हेल बना रखा है। मैं अब यूनिवर्स लेवल का वॉरियर हूँ, मुझे उनसे डर नहीं लगता। मैं ना सिर्फ आपको बचाऊंगा बल्कि अपनी फैमिली को दोबारा खड़ा करते हुए बहुत ही पावरफुल बनाऊंगा। अभी वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि कई सारे गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल वेपन से एक एक करके उन सभी को जान से मार डालता है, जो उसने सिर्फ 1 सेकंड में कर दिया था। इससे हमें भी मालूम हो जाता है कि नाकी अब वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। तभी वो आगे अपने फादर से कहता है, साथ ही हम इनसे अपने मासूम लोगों का बदला भी लेंगे। ये बोलकर जैसे वो अपने फादर को पैलेस से लेकर बाहर निकलता है, तो यहाँ पर पहले ही हजारों की संख्या में गार्ड्स और मास्टर सीओ की डिसाइबल उनका इंतजार कर रही होती है, जो उसके बाहर आते साथ ही उससे कहती है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? क्या फैंग तुम्हारे साथ नहीं आया? उसे देखते ही नाकी अपने स्पिरिचुअल वेपन से उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ अपनी एक उंगली से ही उसके दोनों स्पिरिचुअल वेपन्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जो देखकर नाकी शॉक हो गया था। तभी वो उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है, बताओ फैंग कहाँ है? नाकी उसे ये बताने की बजाय जो उसका ब्लड निकल रहा था उसी से उसके फेस पर थूकता है और कहता है, मुझे नहीं पता। इस पर वो गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए नाकी को जमीन पर पटक पटक के मारने लगती है और इधर उधर घसीटते हुए उसे एक जगह पर ठोकते हुए कहती है, मुझे बताओ वो कहाँ है, नहीं तो मरो। जब वहां से डस्ट हटती है तो हमें देखने को मिलता है कि नाकी की हालत तो अब अधमरी सी हो चुकी है और उसकी बॉडी की आधे से भी ज्यादा हड्डियां चूर चूर हो गई हैं और उसके बॉडी के हर हिस्से से ब्लीडिंग हो रही थी। तब भी वो गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। इस पर वो कहती है, तुम तो बहुत डिटरमाइंड हो। अब क्योंकि उसे नाकी से लुओ फैंग के बारे में जानने का कोई और तरीका नहीं मिल रहा, तो वो उसके फादर को अपनी स्पिरिचुअल पावर से हट करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे बेटे हो। अपने फादर को तकलीफ में देकर नाकी उसे कहता है, उन्हें छोड़ दो। वो कहती है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, बता दो फैंग कहाँ है। नाकी अपने फादर को तकलीफ में देकर तड़पने लगता है और उन्हें छोड़ने की गुहार लगाने लगा था, पर वहां पर खड़े हुए बेरहम गार्ड्स उस पर हंसने लगते हैं और सीओ की वो डिसाइबल काउंटडाउन कर रही थी, 3, 2, 1 के। तभी इतने में फैंग अपना ईविल ऑरा रिलीज करते हुए उसके पीछे अपीयर हो जाता है और कहता है, तुम मुझे ढूंढ रही हो। फैंग की प्रेजेंस को फील करते साथ ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेचारी तो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पाती। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर फैंग को देख पाती, फैंग उसके सर को पकड़कर पिचका देता और उसकी बॉडी के अंदर अपने हाथ को धंसाते हुए उसके कोर को बाहर निकालकर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी बॉडी को भी जोर से जमीन के ऊपर पटक के मारता है। ये देखकर जैसे वहां पर जो सभी ब्लड गार्ड्स फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फैंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनमें से बहुत सारे ब्लड गार्ड्स को एक ही झटके में मार डालता है, जिससे उन सभी ब्लड गार्ड्स की बॉडी आसमान से हो रही बारिश के जैसे जमीन
जमीन पर गिरने लगती है और जो बचे खुचे गार्ड्स होते हैं वो नाकी और नाकी के फादर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर फैंग उन्हें भी मार देता है। फैंग को देखकर नाकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ब्रदर फैंग। कि तभी इतने में पीछे से मास्टर सियोंग की भारी भरकम आवाज आती है, तो तुम हो फैंग। फैंग भी उसे देखते हुए कहता है वर्ल्ड मास्टर सियोंग, तुम वापिस आ गए। मास्टर सियोंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे 3 डिसाइबल्स को किल करने की, अब इसका बदला तुम अपनी जान से चुकाओगे। उसकी पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर फैंग नाकी से कहता है अपने फादर को साथ लेकर यहाँ से दूर सेफ जगह पर चले जाओ। फिर वो कहता है लेकिन फैंग अभी। नाकी फौरन से तेजी के साथ अपने फादर को साथ लेकर वहां से निकल जाता है कि तभी इतने में सियोंग अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए कहता है तुम सभी मरोगे। बबाता फैंग को बताती है सियोंग वर्ल्ड मास्टर लेवल 5 का वॉरियर है, वो सिर्फ एक छोटे से स्टोन से डोमेन मास्टर को किल कर सकता है। वहीं फैंग अपनी मूशा बॉडी को बाहर निकालते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सियोंग से कहता है तुम्हारा एनिमी मैं हूँ, और अपने मन में बबाता से कहता है एक डोमेन मास्टर अब मेरे लिए जरा भी चैलेंजिंग नहीं है, वर्ल्ड मास्टर को किल करने में ज्यादा मजा आएगा। फैंग सियोंग की डोमेन को चीरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसका एक अटैक फैंग को हिट हो जाता है, पर मूशा बॉडी होने की वजह से उसे इससे फर्क नहीं पड़ता और वो सियोंग के स्पेसशिप को तोड़ते हुए उसके सामने जा पहुंचता है, जिसे अपने सामने देखते हुए सियोंग कहता है तुम सिर्फ एक डोमेन लेवल वॉरियर हो और यहाँ तक आ गए। इस पर फैंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है वर्ल्ड लेवल वॉरियर के तौर पर तुम में बस इतना ही दम है। जिस पर अब मास्टर सियोंग भी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेता और दोनों अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, जिसमें एक बार तो फैंग ने सियोंग की बॉडी के अंदर अपने वेपन को धंसा दिया था, लेकिन ये तो बस उसका क्लोन होता है और उल्टा उसने पीछे हटते हुए फैंग की बॉडी के ऊपर स्लैश लगाकर उससे ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था, पर मूशा बॉडी की होने की वजह से वो दोबारा से जुड़ जाता है और फिर जैसे वो सियोंग के ऊपर अटैक करता है तो हमें देखने को मिलती है सियोंग की एक इविल स्माइल, जिसके साथ ही वो कहता है वेरी स्लो। इससे पहले कि फैंग कुछ समझ पाता सियोंग ने फैंग के आसपास का सारा इन्वायरमेंट ही बदल डाला था, जो देखते हुए वो बाता उसे बताती है ये सियोंग का इंटरनल वर्ल्ड है जो उसने अपनी रियल्म लॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, ये सारी जगह उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेगी। तुम कुछ इससे पहले वो बाता उसे कुछ और बता पाती उसका फैंग से कनेक्शन कट हो जाता है। तभी सियोंग फैंग से कहता है तुम्हारी बॉडी यहाँ पर लटकाने के लिए बहुत छोटी है। पता नहीं सियोंग को अपने शिकार को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ लटकाने में क्या मजा आता है। सियोंग की आइस पावर्स की वजह से लुओ फैंग की पूरी बॉडी बर्फ में जमने लगती है और उसे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो, और वो कहता है क्या ये एक वर्ल्ड मास्टर की पावर्स हैं। तभी मास्टर सियोंग एक्शन मारते हुए उसके सामने आते हैं और कहते हैं तुमने सोचा भी कैसे कि तुम डोमेन मास्टर लेवल पर एक वर्ल्ड मास्टर को हरा पाओगे, अब मरो। ये कहते हुए वो अपने वेपन को लुओ फैंग के ऊपर थ्रो कर देते हैं। इससे पहले कि फैंग उनके वेपन से हिट होकर मारा जाता, वो उनकी आइस पावर से निकलते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर इसके इंपैक्ट की वजह से वो दूर जा लगता है। साथ ही मास्टर सियोंग भी उस पर अपनी आइस पावर से हमला करते हुए उसे फ्रीज करके मारने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर फैंग और अब उनके बीच फाइट होने लगी थी, जहाँ फैंग अपनी मूशा बॉडी की वजह से उनके सभी हमलों से बच पा रहा होता है, पर उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो ज्यादा देर तक इससे नहीं बच सकता और ना ही बराबरी की फाइट कर सकता है। इसलिए वो कहता है मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, और ये कहते हुए वो अपने थाउजेंड्स क्लोन बना लेता है। खुद को इस तरह से उसके हजारों क्लोन्स में घिरा हुआ देखकर मास्टर सियोंग कहते हैं तुमने मुझे मेरा इंटरनल वर्ल्ड यूज करने पर फोर्स किया और अब यहाँ पर अपनी घटिया ट्रिक्स यूज कर रहे हो। पर फैंग उनकी बात ना सुनते हुए अपने सभी क्लोन्स के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिस पर मास्टर सियोंग अपनी स्वॉर्ड को काफी ज्यादा लंबा करते हुए एक ही बार में घुमाकर फैंग की कई सारी शैडोज को खत्म कर देता है, पर फिर भी उनकी तादाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती, क्योंकि फैंग बार बार अपने क्लोन्स बनाए जा रहा था। मास्टर सियोंग भी लगातार अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए उन सभी को खत्म करते जा रहे थे कि तभी इतने में फैंग अपनी रियल बॉडी के साथ उन पर पीछे से अटैक करता है, जिसे मास्टर सियोंग अपनी प्रोटेक्शन शील्ड से ब्लॉक तो कर लेते हैं, पर इसके इंपैक्ट की वजह से वो जमीन पर आ गिरते हैं। इसलिए अब उन्हें फैंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि तभी इतने में फैंग के सभी क्लोन्स उसको घेर कर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे, और फिर जैसे ही वो अटैक करना शुरू करते हैं तो उन सभी के अटैक से बचने के लिए मास्टर सियोंग अपनी मल्टीपल प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए बचने लगे थे, लेकिन फैंग अपना छोटा सा क्लोन बनाते हुए उनकी डिफेंसिव शील्ड के अंदर घुसकर उनके फेस पर कट लगा देता है, जिससे उनका खून खोल उठता है और वो एक ही बार में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए फैंग के सभी क्लोन्स को खत्म कर देते हैं और अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं यंग मैन, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक वर्ल्ड मास्टर क्या क्या कर सकता है। उन्होंने अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फैंग को खींचते हुए उसे गर्दन से पकड़ लिया था, जिससे बचने के लिए वो अपना क्लोन बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मास्टर सियोंग कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सेम ट्रिक्स दोबारा काम करेंगी। ये कहते साथ ही वो फैंग की पूरी बॉडी को फ्रीज करने लग जाते हैं, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और फैंग का जो क्लोन उसकी बॉडी से निकलने की कोशिश कर रहा था वो भी उसी के साथ साथ फ्रीज हो जाता है।
इसी के साथ वो फैंग की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड धंसाते हुए उसे मारते वक्त कहते हैं, मेरे इस इनर वर्ल्ड में अब तुम्हारी कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी और तुम्हारी जितनी भी शैडोज हैं वो सब मारी जाएंगी। ये बोलकर उन्होंने फैंग की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हुए फेंक दिया था, पर उसकी मूशा बॉडी होने की वजह से वो लिक्विडी बनकर दोबारा से फैंग को जिंदा करने की कोशिश करती है। तो मास्टर सीयोंग उसे वहीं पर फ्रीज कर देते हैं कि तभी इतने में फैंग की बॉडी का एक हिस्सा जो कि बाजू है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है, वो मास्टर सीयोंग के पीछे से उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड धंसा देता है, जिसके बारे में उन्हें तब पता चलता है जब स्वॉर्ड उनके अंदर धंस चुकी थी, पर अब तक तो उनका कोड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ मास्टर सीयोंग का किस्सा खत्म और उनका इनर वर्ल्ड भी टूटना शुरू हो जाता है। वहीं फैंग की मूशा बॉडी भी दोबारा से रिक्रिएट हो जाती है और सीयोंग की आखिरी सांसों में फैंग उससे कहता है, मैं अपने न्यू स्किल डेथ का इस्तेमाल कर रहा था। डेथ को एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली मैंने इसे समझ लिया। यानी कि दोस्तों फैंग यहाँ पर मरते मरते बचा है। इसी के साथ सीयोंग का इनर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी स्पेसशिप के अंदर भी बड़े बड़े ब्लास्ट होते हुए वो भी उसी के पैलेस के साथ क्रैश कर जाती है और साथ ही उसने अपने इनर वर्ल्ड में जितने भी ट्रेजर्स रखे होते हैं वो सब भी यहाँ बाहर आ जाते हैं। फैंग उन ट्रेजर्स के पास आते हुए कहता है, सीयोंग को असैसिनेट करने की बजाय फेस टू फेस किल करने में ज्यादा मजा आया। मेरी यहाँ की 80 साल की कल्टीवेशन ने मुझे बहुत हेल्प की है। वो बाता उसके इनर वर्ल्ड के ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी फैंग की नजर एक अननोन बॉक्स पर पड़ती है, जिसे जब वो उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसे अभी तक नहीं खोला गया, पर क्योंकि वो इसके बारे में नहीं जानता था तो वो बाता उसे बताती है, इसके ऊपर जो सिंबल बना हुआ है ये इंसेक्ट क्लैन का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इंसेक्ट क्लैन की चीजें यहाँ ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में भी फैली हुई हैं। इस पर फैंग कुछ सोचने लगता है और कहता है, हमें इसके बारे में रिपोर्ट करनी होगी। ये बोलकर वो उस बॉक्स को अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ब्रदर फैंग, जो कि असल में नाकी होता है। फैंग नाकी की तरफ अपना रुख करता है तो नाकी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हैं। क्या वो सीयोंग मारा गया? फैंग हाँ में सर हिलाता है और साथ ही उसे एक स्टोरी रिंग देते हुए कहता है, ये मनी तुम्हारी फैमिली को दोबारा से रीगेन करने में हेल्प करेगी, जो पाकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी जैसे ही फैंग उसे कहता है कि अब मुझे जाना होगा, ये सुनकर उसे झटका लगता है और वो स्टोरी रिंग को फेंकता हुआ सीधा फैंग के पास चला जाता है और उदास होते हुए कहता है, क्या मैं दोबारा आपको देख पाऊंगा? हमें देखने को मिलता है कि फैंग भी काफी इमोशनल हो चुका है और वो कहता है, शायद। ये सुनकर नाकी उदास हो जाता है और फिर अपने घुटनों पर आते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर। इस पर फैंग नाकी के पास जाता है और नीचे बैठते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहता है, नाकी, ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलकर फैंग सीयोंग के सारे खजाने को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जहां जाते हुए रास्ते में बुआता फैंग को बताती है, लुओ फैंग, तुम्हें एक्लिप्स पैलेस ने इनवाइट किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट की इंचार्ज है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक लौते हो जिसने पिछले 10,000 सालों में पहली बार इस मिशन को कंप्लीट किया है। एक्लिप्स पैलेस लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम जानते हो, वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पावरफुल एग्जीक्यूटिव हैं। बुबाता काफी ज्यादा खुश होते हुए फैंग को ये बता रही होती है, जबकि हम देखते हैं कि फैंग तो अपनी कल्टीवेशन में ध्यान लगाकर बैठा हुआ था और ये सुनकर वो भी खुश होते हुए हंसने लगता है, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अब इसके बाद हमें फैंग को इक्लिप्स पैलेस में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग लॉर्ड के सामने जाकर उन्हें ग्रीट करता है। तो वो फैंग से पूछते हैं, लुओ फैंग, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? फैंग उन्हें बताता है कि ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी फिजिकल एबिलिटी और ओरिजिन लॉ को समझने की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। ये मेरी कल्टीवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बोलते हुए फैंग उनके करीब पहुंच चुका होता है और उन्हें फिर से ग्रीट करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर फैंग उन्हें वो इंसेक्ट क्लैन का ट्रेजर बॉक्स दिखाता है, जो देखकर लॉर्ड उससे वो बॉक्स ले लेते हैं और उसे देखते हुए फैंग से कहते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल है, तुम अभी इसे हैंडल नहीं कर सकते। इसी के साथ हमें उनकी एक लुक दिखाई जाती है, जो कि देखने में ही बहुत खौफनाक है और इनकी पावर्स का अंदाजा तो हम इसी से लगा सकते हैं कि फैंग भी इन्हें माय लॉर्ड कहकर बुला रहा है। इस पर फैंग भी अपनी नजरें झुका लेता है। तभी वो और बताते हैं, तुम्हारी पीक टैलेंट्स बैटल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में सबसे बेस्ट है। सभी एग्जीक्यूटिव्स में तुम्हें और बोलन को लेकर बातचीत हो रही थी, जिसमें ज्यादातर लोग बोलन को पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि तुम उस बोलन से बेहतर हो। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फैंग उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो फैंग को एक पावरफुल टेक्निक सिखाने लगते हैं और कहते हैं, इसे ध्यान से देखो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। फैंग उसे बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कहता है, द मूवमेंट ऑफ द 9 डार्क फ्लेम प्लैनेट्स कॉस्मिक ओरिजिन लॉ को ट्रिगर्ड करती है। ये तो मिरेकल है। इसे देखने और एक्सपीरियंस करने के बाद लुओ फैंग इसे सीखना शुरू कर देता है, जो देखकर हम देखते हैं कि लॉर्ड काफी खुश होते हैं। और फिर इसके बाद लुओ फैंग अपनी जीनियस बैटल की जर्नी में वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। व्यू चेंज होता है, हमें कई समय बाद ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक वॉइस ओवर के थ्रू हमें बताया जाता है, जालिम वर्ल्ड मास्टर सीयोंग को मारने के बाद मिस्टीरियस ब्लड वॉरियर गायब हो गया।
और फिर ब्लड लूवा कॉन्टिनेंट भी एक पीसफुल जगह बन गई। वहीं टाइम के साथ साथ उस मिस्टीरियस वर्ल्ड मास्टर के डिसाइबल नाकी ने कई सारे एडवेंचर्स किए, जिनमें अपने हर एडवेंचर के साथ पावरफुल बनते हुए वो एक न्यू वर्ल्ड मास्टर बन गया और यहाँ के थ्रोन को हासिल कर लिया। फैंग का लेजेंड ब्लड लूवा कॉन्टिनेंट के लोगों के जनरेशंस तक याद रखा जाएगा। और हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि फैंग के डिसाइबल नाकी ने अपने मास्टर का स्टैचू भी बनाया है। इसी के साथ ये कहानी हो जाती है खत्म। आप सब लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।